आज जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो टॉपिक होने वाला है एस्फेक्सिया के ऊपर। एस्फेक्सिया का पहली बात तो है मतलब क्या होता है। इन जनरल टर्म हम किसको एस्फेक्सिया बोले, पहली इंपॉर्टेंट चीज। उसके बाद हम आगे की बात करेंगे, इसको फिर हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये क्यों होता है, किस तरीके से होता है, कितने इसके बेसिक डिवाइडेशन होते हैं, टाइप्स होते हैं, वो सारी चीजें हम सामने। लेकिन ये एस्फेक्सिया क्या है, पहली चीज आप ये समझिए कि जैसे आयुर्वेद में हम बात करते हैं और हम बात करते हैं आचार्य सुश्रुत की, कि सुश्रुत ने रक्त को क्या माना है। सुश्रुत ने रक्त को क्या माना है? सुश्रुत ने रक्त को दोष भी माना है और रक्त को धातु भी माना है। एस्फेक्सिया भी सिम्टम, एक सिम्टम की तरह से भी काम कर सकता है। बहुत सारी डिजीज है जिन डिजीज के अंदर एज ए सिम्टम आप इसको स्टडी करते हैं, और एक इंडिपेंडेंट डिजीज की तरह से भी हम इसको स्टडी करते हैं। यानी कि ये सिम्टम भी है और ये एक तरीके से, ये मेरा कान टेढ़ा हो गया मुझे लग रहा है, चलिए, एक तरीके से इसको सेपरेटली भी इंडिपेंडेंटली भी स्टडी किया जाता है। चलिए, पहली चीज हो गई कि ये एक्चुअल में है क्या। थोड़ा समझ कर आप इसकी एक टर्म में लिखाऊंगा, आपको एज इट इज वो टर्म लिखनी है, एज इट इज वो टर्म याद रखनी है। इट इज ए कंडीशन, it is a condition caused by, एस्फेक्सिया क्या है, पहली इंपॉर्टेंट चीज है। इसकी टर्मिनोलॉजी में, इसकी डेफिनेशन में इसकी सारी राम कहानी आ जाती है। इसकी डेफिनेशन में ही सारी राम कहानी आ जाती है। पहली चीज क्या है, ये कंडीशन है, दिस इज ए कंडीशन। और ये कंडीशन किसके द्वारा कोज होती है? तो ये कंडीशन कोज होती है इंटरफेरेंस के थ्रू। इंटरफेरेंस। अब ये इंटरफेरेंस किस चीज के साथ, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज आ गई कि किसके थ्रू कोज होती है, इंटरफेरेंस के थ्रू कोज होती है। क्लियर? और इंटरफेरेंस किसके साथ होता है? विद द exchange of oxygen and carbon dioxide. That's all. इसको हम क्या कहेंगे, एस्फेक्सिया। यानी कि जहां भी कोई इंटरफेरेंस आता है, ये क्या है, एक कंडीशन है जिसमें इंटरफेरेंस आता है। किसके साथ आता है? जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो एक्सचेंज है, जो बॉडी के अंदर जिस रेशियो में, जिस तरीके से होना चाहिए, exchange of O2 and CO2 in the body, बाहर नहीं, in the body, जो बॉडी में जो जिस रेशियो में एक्सचेंज होना चाहिए वो प्रॉपर प्रोपोर्शन अगर मेंटेन नहीं होता है, उसके कारण एक कंडीशन कोज होती है। उस कंडीशन को हम एस्फेक्सिया बोलते हैं। पहली चीज, इंपॉर्टेंट चीज। अब जैसे जैसे हम आगे समझते जाएंगे, ये डेफिनेशन भी हमारी कंप्लीट होती जाएगी। अब आगे अगला जो चीज हमें लेनी है कि एक्चुअल में इस एस्फेक्सिया के टाइप कितने होते हैं, टाइप्स। तो मेन मूल रूप में एस्फेक्सिया को हम दो पार्ट में डिवाइड करके स्टडी करते हैं। दो पार्ट में डिवाइड करके स्टडी, कौन कौन से? नंबर 1 हम कहते हैं मैकेनिकल एस्फेक्सिया। क्या बोल देते हैं हम? मैकेनिकल एस्फेक्सिया, मैकेनिकल। और दूसरा बहुत सिंपल है, नॉन मैकेनिकल। अब हमें समझना है कि ये मैकेनिकल क्या होता है और ये नॉन मैकेनिकल क्या होता है। अगर सिंपल भाषा में, सीधी भाषा में, बिना कोई घुमाव फिराव की अगर हम बात करें कि अगर भी फिजिकल एलिमेंट होता है, जिस फिजिकल एलिमेंट के थ्रू हमारा जो एयर पैसेज है, वो एयर पैसेज अगर ऑब्स्ट्रक्ट होता है, किसी भी फिजिकल एलिमेंट के थ्रू अगर हमारा एयरवे है या हमारा बॉडी के अंदर जो फ्लो ऑफ एयर है वो अगर ऑब्स्ट्रक्ट होता है फिजिकल एलिमेंट के थ्रू, तो उसको हम कहेंगे मैकेनिकल। मैकेनिकल किसको बोलेंगे हम? किसी भी फिजिकल एलिमेंट के थ्रू। ये फिजिकल एलिमेंट जरूरी है,
फिजिकल एलिमेंट के थ्रू, फिजिकल एलिमेंट के थ्रू अगर हमारा जो एयरवे है वो ऑब्स्ट्रक्ट होता है तो हम उसको मैकेनिकल कह देते हैं, उसको हम क्या कहेंगे, मैकेनिकल कहेंगे। इसके अलावा कुछ भी है वो सारा का सारा नॉन मैकेनिकल है, वो सारा का सारा नॉन मैकेनिकल बात है। तो हमने एस्फेक्सिया को दो पार्ट में डिवाइड किया, एक को हमने कहा मैकेनिकल और दूसरे को हमने कहा नॉन मैकेनिकल। फर्क क्या हुआ कि मैकेनिकल में फिजिकल एलिमेंट होना जरूरी है। मैकेनिकल में जो हमारा एयर पैसेज है, जो हमारे बॉडी के अंदर जो एयर का फ्लो है, वो एक्चुअली ऑब्स्ट्रक्ट किसके थ्रू होता है, फिजिकल एलिमेंट के थ्रू होता है। अगर उसमें फिजिकल एलिमेंट कहीं भी दिखता है वो सारा का सारा मैकेनिकल में काउंट हो गया, और इसके अलावा बाकी जो कुछ भी है वो सारा का सारा किसमें काउंट हो गया, नॉन नॉन मैकेनिकल में काउंट हो गया। बात समझ में आ गई, सिंपल सी कहानी है। अब हम एक एक हमारा जो बेसिक जो सब्जेक्ट आता है वो मैकेनिकल एस्फिक्सिया का आता है। नॉन मैकेनिकल में क्या आता है, नॉन मैकेनिकल में कुछ नहीं आता। अगर कहीं सफोकेशन हो गया है, अब सफोकेशन हो गया है, उससे किसी का दम घुट गया है तो वो नॉन मैकेनिकल है। कोई पहाड़ों पे चला गया, पहाड़ों पे गया, उसका नॉर्मली O2 ऑक्सीजन लेवल जो है वो रिड्यूस हो गया, उसकी वजह से उसको जो है वो अगर एस्फिक्सिया हुआ है तो वो नॉन मैकेनिकल में आ गया। नॉन मैकेनिकल नॉर्मली इतना प्रायोरिटी के साथ नहीं स्टडी किया जाता, एग्जाम में भी इतनी प्रायोरिटी के साथ नहीं पूछा जाता जितना मैकेनिकल पे फोकस होता है। तो मैकेनिकल जो एस्फेक्सिया होता है, पहले हम उसको समझने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअली होता क्या है। देखिए पूरा का पूरा जो मैकेनिकल एस्फेक्सिया, पहले तो मैकेनिकल एस्फेक्सिया को समझने की कोशिश करें। मैकेनिकल कोई भी इंटरफेरेंस होता है रेस्पिरेटरी ट्रैक में, कोई भी मैकेनिकल इंटरफेरेंस होता है रेस्पिरेटरी ट्रैक में, कोई भी मैकेनिकल इंटरफेरेंस होता है हमारा जो प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग है उसके अंदर, तो उसको हम मैकेनिकल एस्फेक्सिया का नाम देते हैं। अब ये किस तरीके से होता है, कितने तरीके से होता है, तो नॉर्मली हम पूरे के पूरे मैकेनिकल एस्फेक्सिया को 4 पार्ट में डिवाइड करके स्टडी करते हैं। 4 पार्ट में डिवाइड करके स्टडी करते हैं। अब ये 4 पार्ट कौन कौन से हुए। पहली इंपॉर्टेंट चीज, अगर किसी तरीके से कोई ऑब्स्ट्रक्शन बाहर की तरफ से हमारे एयर पैसेज पे लगा है, अगर कोई ऑब्स्ट्रक्शन ऐसा आया है, कोई ब्रीदिंग का प्रोसेस हमारा जिससे डिस्टर्ब हुआ है, जिससे हमारा एयर फ्लो बॉडी के अंदर का डिस्टर्ब हुआ है, उसमें प्रेशर कोई एक्सटर्नल प्रेशर आया है, अगर उस एक्सटर्नल प्रेशर के कारण होता है, पहली चीज क्या हो गई, एक्सटर्नल प्रेशर। अब अगर आपने, मैं ज्यादा बोरिंग पढ़ा रहा हूं और आपने पकड़ के मेरा गला दबा दिया कि गुरुजी इससे बढ़िया है कि हम आपके लेक्चर कभी दोबारा ले ही नहीं, तो आपने पकड़ के गला दबाया तो आपने एक्सटर्नल प्रेशर काम में लिया। अगर मुझे एस्फेक्सिया हो गया तो वो कौन सा होगा, एक्सटर्नल प्रेशर के थ्रू मैकेनिकल एस्फेक्सिया होगा। क्लियर हो गया, कोई भी एक्सटर्नल प्रेशर, जरूरी नहीं है एक्सटर्नल प्रेशर से ही एस्फेक्सिया हो। अगर कोई इंटरनल ऑब्स्ट्रक्शन मेरी बॉडी में आ गया है जिसके थ्रू मेरा प्रोसेस जो है ब्रीदिंग का वो डिस्टर्ब हुआ है, तो इंटरनल ऑब्स्ट्रक्शन के कारण भी एस्फेक्सिया हो सकता है। तो दूसरा कारण क्या रहा, हम एक एक को बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। इंटरनल ऑब्स्ट्रक्शन, इंटरनल ऑब्स्ट्रक्शन, इंटरनल ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक बात हो गई। नंबर 1, एक्सटर्नल कोई प्रेशर आया उसकी वजह से हुआ। नंबर 2, एक्सटर्नल प्रेशर नहीं आया, मेरे इंटरनल ही प्रेशर आ गया। देखिए एक्सटर्नल प्रेशर किस में होता है, जैसे कोई हैंगिंग होती है, तो हैंगिंग किसके थ्रू होती है, एक्सटर्नल प्रेशर के थ्रू। हैंगिंग किस में आती है, एक्सटर्नल प्रेशर में आती है। वहां पे प्रेशर कहां से लगता है, बाहर से लगता है। स्ट्रेंगुलेशन, स्ट्रेंगुलेशन, किसी ने गला दबा दिया, आपने आपने मेरा गला दबा दिया, तो ये किस में आएगा, स्ट्रेंगुलेशन। ये किस में आएगा, स्ट्रेंगुलेशन में। ये सारे के सारे क्या हैं, ये सारे के सारे क्या हैं, ये सारे के सारे एक्सटर्नल प्रेशर के थ्रू एस्फेक्सिया बनाते हैं, चाहे वो हैंगिंग है चाहे वो स्ट्रेंगुलेशन है। इसमें वर्क किस तरह किया, एक्सटर्नल प्रेशर है। इंटरनल प्रेशर, इंटरनल ऑब्स्ट्रक्शन किस तरीके से हो सकता है, इंटरनल ऑब्स्ट्रक्शन मेनली 3 फॉर्म में, 3 रूप में इंटरनल ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है।
कैसे हो सकता है? नंबर 1 स्मोथरिंग के थ्रू हो सकता है, स्मोथरिंग के थ्रू हो सकता है। नंबर 2 किसी भी तरीके की अगर चॉकिंग हो जाती है तो चॉकिंग की वजह से भी हो सकता है, चॉकिंग की वजह से हो सकता है, चॉकिंग की वजह से हो सकता है, या इन दोनों के बाद भी एक ऑप्शन मेरे पास और बचता है जिसको मैं कहता हूं गैगिंग, जिसको क्या बोला जाता है? गैगिंग। तो गैगिंग के थ्रू भी हो सकता है, गैगिंग के थ्रू भी हो सकता है। यानी जो इंटरनल ऑब्स्ट्रक्शन है वो स्मोथरिंग के थ्रू भी हो सकता है, वो चोकिंग के थ्रू भी हो सकता है, वो गैगिंग के थ्रू भी हो सकता है। जो एक्सटर्नल प्रेशर है वो हैंगिंग के थ्रू भी हो सकता है और स्ट्रैंगुलेशन के थ्रू भी हो सकता है। ये हमारे पास कितने आ गए? 2 टाइप आ गए। लेकिन सारा का सारा एस्फेक्सिया सिर्फ इन्हीं कारणों से नहीं होता है, कुछ और कारण भी होते हैं जिनके कारण एस्फेक्सिया बनता है, क्रिएट। क्या होता है? सपोज करिए कोई भी बंदा है, मेरा इंटरनल ऑब्स्ट्रक्शन नहीं हुआ, मेरा कोई एक्सटर्नल प्रेशर मेरे पे नहीं लगा, लेकिन कोई फ्लूइड अंदर चला गया और फ्लूइड के अंदर जाने के कारण ऑब्स्ट्रक्शन पैदा हुआ, तो वो ना इंटरनल ऑब्स्ट्रक्शन में आएगा ना एक्सटर्नल प्रेशर में आएगा। तो तीसरा जो कारण होता है वो कहते हैं, हम कह सकते हैं कि ऑब्स्ट्रक्शन विद फ्लूइड, ऑब्स्ट्रक्शन विद फ्लूइड। अगर फ्लूइड की वजह से ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, मान लीजिए कोई ऐसा केमिकल मेरे अंदर चला गया, मान लीजिए पानी मेरे अंदर चला गया और पानी में पानी अंदर जाने की वजह से जो है वो मुझे एस्फेक्सिया हो गया, तो पानी अंदर जाने की वजह से हुआ है, ना उसमें इंटरनल ऑब्स्ट्रक्शन है कोई, क्योंकि पानी तो गया है अंदर, ऑब्स्ट्रक्शन किस बात का हुआ? कोई नहीं हुआ। ना कोई एक्सटर्नल प्रेशर पड़ा है, एक्सटर्नल प्रेशर भी क्या था? कोई नहीं था। तो ये ऑब्स्ट्रक्शन किसके द्वारा क्रिएट हुआ है? ये एक फ्लूइड के द्वारा क्रिएट हुआ है। किसके थ्रू क्रिएट हुआ है? फ्लूइड के थ्रू क्रिएट हुआ है। तो इससे भी एस्फेक्सिया, जब पानी लंग्स के अंदर भर जाएगा तो फिर बंदा लंग की एक्टिविटी होगी कैसे? पेशेंट को एस्फेक्सिया होगा। तो इसको हम कहते हैं ऑब्स्ट्रक्शन विद फ्लूइड। तो इसमें ड्राउनिंग को हम लेते हैं। ड्राउनिंग क्या है? मैकेनिकल एस्फेक्सिया। क्या है? मैकेनिकल एस्फेक्सिया। कॉज क्या है इसका? ऑब्स्ट्रक्शन विद फ्लूइड। किसकी वजह से हुआ है? फ्लूइड की ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से हुआ है। लेकिन इन तीन के अलावा भी एस्फेक्सिया हो सकता है, इन तीन के अलावा भी क्रिएट हो सकता है। कैसे क्रिएट हो सकता है? मान लीजिए ना तो मेरे अंदर फ्लूइड गया, उसकी वजह से कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं हुआ, ना कोई इंटरनल ऑब्स्ट्रक्शन हुआ जिसकी वजह से मुझे कोई एस्फेक्सिया हुआ। ये दोनों ही कंडीशन नहीं हुई, ये दोनों ही कंडीशन नहीं हुई, और ना कोई अंदर फ्लूइड गया जिसकी वजह से एस्फेक्सिया क्रिएट हुआ। तो भाई फिर क्या कारण हो सकता है? एक कारण और भी हो सकता है, एक कारण और भी हो सकता है। क्या हो सकता है? अगर एक कोई 1-1.5 क्विंटल का नितिन जैसा कोई मोटा ताजा आदमी आकर के और मेरी छाती के ऊपर बैठ गया, तो ना तो उसने मेरा गला दबाया, ना कोई इंटरनल ऑब्स्ट्रक्शन हुआ, ना अंदर फ्लूइड गया, लेकिन फिर भी मुझे सांस नहीं आएगी, एस्फिक्सिया हो जाएगी। इसको हम क्या कहते हैं? एक्सटर्नल प्रेशर ऑन चेस्ट, एक्सटर्नल प्रेशर ऑन चेस्ट। ऑन चेस्ट। बात समझ में आई कि नहीं है? एक्सटर्नल प्रेशर ऑन चेस्ट। अब ये जो एक्सटर्नल प्रेशर हमने कहा, जो एक्सटर्नल प्रेशर, मेरे एक्सटर्नल प्रेशर जो लगा जिसकी वजह से मुझे एस्फेक्सिया हुआ, तो उसमें हमने क्या कहा? हैंगिंग हो सकती है, स्ट्रैंगुलेशन हो सकता है, इंटरनल में गैगिंग हो सकती है, चोकिंग हो सकती है, थ्रॉटिंग हो सकती है, बहुत सारे कारण हो सकते हैं। इसके अंदर फ्लूइड जाता है, ड्राउनिंग हो सकती है। इसके अंदर कौन से एस्फेक्सिया को काउंट करते हैं? तो इसके थ्रू जो एस्फेक्सिया होता है उसको हम कहते हैं ट्रॉमेटिक एस्फेक्सिया, ट्रॉमा के कारण, ट्रॉमेटिक एस्फेक्सिया। क्लियर हो गई बात? यहां तक समझ में आई कि नहीं आई? कोई कंफ्यूजन है तो मुझे अभी बता दीजिए। आ रही है समझ में?
बोलने में बहुत शर्माते हो आप लोग। यानी 4 तरीके से मैकेनिकल एस्फेक्सिया जो है वो 4 तरीके से हो सकता है। बार बार इस चीज को समझो, बार बार समझो, कंसेप्ट को बिल्कुल क्लियर करके जाओ, पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 2 बार बाद में वीडियो देखोगे, टॉपिक क्लियर हो जाएगा। मैकेनिकल एस्फेक्सिया, हमने एस्फेक्सिया को क्या कहा कि ये एक कंडीशन होती है जिसमें इंटरफेरेंस होता है बॉडी के अंदर O2 और CO2 का जो रेशियो होता है, जो प्रोपोर्शन होता है, उसके साथ इंटरफेरेंस होता है। ठीक बात होगी। इस एस्फेक्सिया को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया, एक हमने कहा मैकेनिकल और एक हमने कहा नॉन मैकेनिकल। मैकेनिकल वो होता है जिसमें कोई फिजिकल एलिमेंट साथ में काम करता है, जिस फिजिकल एलिमेंट के थ्रू एस्फेक्सिया क्रिएट होता है। अगर कहीं कोई फिजिकल एलिमेंट नहीं है तो वहां जो एस्फेक्सिया क्रिएट होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि पहाड़ पे ऊपर चले गए तो वहां पे ऑक्सीजन का लेवल कम हो गया, वहां कोई फिजिकल एलिमेंट नहीं था, तो वो एस्फेक्सिया नॉन मैकेनिकल। मैकेनिकल 4 प्रकार से हो सकता है। मैकेनिकल को हम 4 प्रकार में डिवाइड करके समझ सकते हैं। एक हमने कहा अगर कोई एक्सटर्नल प्रेशर काम में आ गया तो एक्सटर्नल प्रेशर के थ्रू हुआ, जिसको हमने कहा हैंगिंग भी हो सकता है, स्ट्रैंगुलेशन भी हो सकता है, जो हम नॉर्मली स्टडी करते हैं और जो मोस्ट ऑफ द केसेस में हमें देखने को मिलता है। दूसरा हमने कहा कोई इंटरनल ऑब्स्ट्रक्शन है, कोई चोकिंग हो गया, गैगिंग हो गया, थ्रोटिंग हो गया, किसी तरीके का कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो गया है, उस ऑब्स्ट्रक्शन के थ्रू अगर मुझे एस्फेक्सिया क्रिएट हुआ है तो। तीसरा मैंने कहा अगर कोई फ्लूइड अंदर चला गया है और उस फ्लूइड के कारण एस्फेक्सिया हो गया तो उसमें हमने ड्राउनिंग को काउंट किया। और चौथा मैंने बताया था अगर चेस्ट के ऊपर, अब यहां का कोई रोल नहीं है, इस पैसेज का कोई रोल नहीं है, लेकिन हमारे एयरवे के साथ कोई छेड़खानी नहीं हुई। एयरवे के साथ इंटरनल में छेड़खानी हुई, एक्सटर्नल में एयरवे के साथ छेड़खानी हुई, लेकिन यहां पे हमारे एयरवे के साथ कोई छेड़खानी नहीं हुई। हमारा जो पैसेज है वो बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल नॉर्मल है, उसमें ऑक्सीजन आ भी रही है। मैकेनिकल और नॉन मैकेनिकल में फर्क यही होता है। नॉन मैकेनिकल में आपको ऑक्सीजन मिलती ही नहीं है, आपको जो ऑक्सीजन आपका सिस्टम प्रॉपर है, आपको ऑक्सीजन मिल ही नहीं रही है और उसकी वजह से आपको एस्फेक्सिया क्रिएट हुआ। लेकिन मैकेनिकल में आपको ऑक्सीजन मिल रही है, आप ऑक्सीजन ले पा रहे हैं, लेकिन आपके एयर पैसेज के साथ कोई फिजिकल एलिमेंट ने छेड़खानी कर दी, जिसकी वजह से आपको एस्फेक्सिया का प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है। दोनों में जो बेसिक डिफरेंस आता है वो यही है। चौथा हमने क्या बताया कि अगर मेरे चेस्ट के ऊपर कोई कंप्रेशन हो जाता है तो चेस्ट के ऊपर कंप्रेशन होने से अगर मुझे एस्फेक्सिया क्रिएट होता है तो उसको कहते हैं ट्रोमेटिक। तो उसमें क्या है, मेरे लंग प्रॉपर है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मेरा एयर पाइप, विंड पाइप मेरा बिल्कुल एकदम फर्स्ट क्लास टकाटक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मेरे लैरिंग्स वेरिंग्स और मेरा नोस्ट्रिल वोस्ट्रिल सब मेरे टकाटक काम कर रहे हैं, किसी में कोई इश्यू नहीं है। लेकिन उसके बाद भी मैं एयर को इनहेल नहीं कर पा रहा हूं, उसके बाद भी मैं एयर को इनहेल नहीं कर पा रहा हूं, वो जाएगा चौथे में। वो किस में जाएगा? फोर्थ। अब हम बात करते हैं, सबसे पहले हम लेते हैं हैंगिंग को। अब हैंगिंग को हमने समझ लिया, हैंगिंग हमारी समझ में आ गई कि एक्चुअल में हैंगिंग की क्या चीज होती है। हैंगिंग, ठीक है। आपको कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो, चैट में मत डालिएगा, कोई भी क्वेरी हो आप अपना ऑडियो ऑन करें और ऑडियो ऑन करके पूछ सकते हैं। बाकी अगर कोई क्वेरी होगी तो मैं लास्ट में आपसे पूछूंगा भी, ठीक है ना? अगर आपको कोई इश्यू आया, कोई दिक्कत आई तो हम उसकी बात भी करें। ओके, चलिए। हाँ, चलिए, ओके। अब हैंगिंग क्या थी? हमने कहा था हैंगिंग में कंसेप्ट समझिएगा, कंसेप्ट समझ लेंगे आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आने वाली। एस्फेक्सिया ऐसा हो जाएगा आपका कि रात को सोएंगे, सुबह कोई पूछेगा, नींद में भी आप 5 बजे भी बता देंगे एस्फेक्सिया होता क्या है। रटने की जरूरत नहीं है, इसको रटने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, सिर्फ इन टॉपिक्स को समझने की जरूरत है। और ये ऐसे टॉपिक है कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मत पढ़ो, आपको इन आगे जाकर के जब आपका ग्रेजुएशन हो जाएगा तो आगे जाकर के आपको कोई पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखने को मिले, कुछ और देखने को मिले, नॉर्मल कन्वर्सेशन मिले, कहीं ना कहीं आपको ये चीजें बहुत ही काम आने वाली है लाइफ में। फोरेंसिक बेस्ट है, फोरेंसिक से बढ़िया कोई सब्जेक्ट ही नहीं है पढ़ने के लिए, ठीक है ना? हैंगिंग पे आइए। हैंगिंग हमने क्या कहा, हैंगिंग क्या होता है?
हैंगिंग क्या होता है? हैंगिंग में हमने कहा कि एक्सटर्नल प्रेशर लगता है और उस एक्सटर्नल प्रेशर की वजह से हैंगिंग होती है। तो हम इसको क्या कहेंगे? हैंगिंग क्या बोलेंगे? एस्फेक्सिया ड्यू टू एक्सटर्नल कंप्रेशन ऑफ नेक। ध्यान रखिएगा, एस्फेक्सिया, इसकी डेफिनेशन क्या लगाएंगे? एस्फेक्सिया इज a condition asphyxia due to external compression of neck अब यहां तक हमारी डेफिनेशन अधूरी है, यहां तक हमारी डेफिनेशन अधूरी है, लेकिन एक्सटर्नल कंप्रेशन इसमें आ जाता है। इसमें एक चीज हमें मिल गई कि एक्सटर्नल कंप्रेशन ऑफ नेक। तो एक्सटर्नल कंप्रेशन ऑफ नेक है मींस हम इसको किस में काउंट करते हैं? मैकेनिकल में काउंट करते हैं। लेकिन ये जो एक्सटर्नल कंप्रेशन नेक के ऊपर बाहर से अगर हैंगिंग है तो वो किसके थ्रू लगता है? बाय ए लिगेचर। ये आपको ध्यान करना है, बाय ए लिगेचर। ये किसी लाइगेचर के थ्रू लगना चाहिए। ये एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि जो भी बाहर से कंप्रेशन लग रहा है, ये लाइगेचर, जैसे मान लीजिए कोई रस्सी है, कोई पजामा है, कोई वायर है, कोई लाइगेचर होना चाहिए उसके लिए। अगर मैंने हाथ से दबा दिया, दैट इज नॉट द हैंगिंग, वो हैंगिंग नहीं। उसके लिए लाइगेचर होना जरूरी है। टर्म्स कंडीशन उसकी क्या है? उसके लिए कोई ना कोई लाइगेचर होना जरूरी है। और अगर लाइगेचर भी है, एक्सटर्नल कंप्रेशन भी है, तो क्या हैंगिंग हो गई? नहीं हुई। आपने हाथ से दबाने की बजाय रस्सी से पकड़ के दबा दिया मुझे, तो क्या हुआ? हैंगिंग हो गई? नहीं हुई। तो ये डेफिनेशन अभी भी हमारी अधूरी है। क्या है? एस्फेक्सिया ड्यू टू एक्सटर्नल कंप्रेशन ऑफ नेक बाय ए लिगेचर। और अब इंपॉर्टेंट पार्ट आता है, वेयर द कॉन्स्ट्रिक्टिंग फोर्स, वेयर द कॉन्स्ट्रिक्टिंग फोर्स, कॉन्स्ट्रिक्टिंग फोर्स, यहां ये जो कॉन्स्ट्रिक्टिंग फोर्स है ये बहुत जरूरी है। ये जब तक नहीं होगी, जब तक हैंगिंग नहीं होगी। लाइगेचर भी हो जाएगा, एक्सटर्नल कंप्रेशन भी हो जाएगा और बाकी सारी चीजें हो जाएंगी, लेकिन जब तक ये कॉन्स्ट्रिक्टिंग फोर्स वो नहीं होगी। कौन सी? कॉन्स्ट्रिक्टिंग फोर्स ऑफ one's own body, one's own body। ये जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, तब हम इसको हैंगिंग में मानते। तो हैंगिंग के लिए तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर वन, एक्सटर्नल कंप्रेशन होना चाहिए, कोई बाहर से दबाव होना चाहिए। अंदर से दबाव होगा, इंटरनल दबाव होगा, इंटरनल कंप्रेशन होगा। और अगर चेस्ट का भी कंप्रेशन है तो हम तब तक हैंगिंग नहीं कहेंगे, क्योंकि एक्सटर्नल कंप्रेशन ऑफ नेक होना चाहिए, एक्सटर्नल कंप्रेशन ऑफ नेक होना चाहिए। नंबर वन। नंबर टू, कोई ना कोई लाइगेचर होना चाहिए, चाहे कोई रस्सी है, कोई वायर है, कोई पजामा है, कोई साड़ी है, चुन्नी है, कुछ भी है, लेकिन लाइगेचर वहां जरूरी है। और ये दोनों होने के बाद भी उसको हैंगिंग तब तक नहीं कहेंगे जहां उसकी कॉन्स्ट्रिक्टिंग फोर्स उस आदमी का खुद का बॉडी वेट नहीं होता है, उस आदमी का ऑन बॉडी वेट लीजिए, ऑन बॉडी वेट, आगे वेट लगाए, ऑन बॉडी वेट। जब तक ये जो प्रेशर जो क्रिएट किया गया है, ये जो एक्सटर्नल प्रेशर क्रिएट किया गया है, ये एक्सटर्नल प्रेशर को क्रिएट करने वाली जो फोर्स है, वो फोर्स उस आदमी के खुद का बॉडी वेट होगा। आप समझिए मेरी बात कि एस्फेक्सिया में हैंगिंग किसे कहेंगे? एस्फेक्सिया को कहेंगे, टाइप ऑफ एस्फेक्सिया है, ठीक है, बात खत्म हो गई। इसमें क्या जरूरी है? एक्सटर्नल कंप्रेशन ऑफ नेक जरूरी है, पहली चीज। अब ये जो एक्सटर्नल कंप्रेशन ऑफ नेक, आपने रस्सी बांध दी, रस्सी बांधने से ही तो हैंगिंग नहीं होगी ना, उसके ऊपर कंप्रेशन तो चाहिए ना। तो कंप्रेशन चाहिए तो आपको कोई कॉन्स्ट्रिक्टिंग फोर्स चाहिए कि जो उस कंप्रेशन को बनाए। अब वो जो फोर्स है, वो जो कॉन्स्ट्रिक्टिंग फोर्स है, वो फोर्स उस आदमी के खुद का बॉडी वेट होना चाहिए, तब हम उसको हैंगिंग में काउंट करते हैं, तब हम उसको हैंगिंग में काउंट करते हैं। क्लियर हो गई बात?
या कोई चीज समझ में नहीं आ रही? क्लियर हो गई? आगे बढ़े? हैंगिंग में कोई डाउट नहीं है? सर ये बॉडी वेट किसका है? ये बॉडी वेट बेटा उसका है जिस आदमी की हैंगिंग हुई है, जो पर्सन खुद है जिसका हैंगिंग हुआ है उसका बॉडी वेट। देखिए मैं बताता हूं, इसको थोड़ा सा ऐसे समझ लीजिए। होता क्या है, हैंगिंग में हमेशा कॉज ऑफ डेथ क्या होता है, आप थोड़ा सा और क्लियर करिए इसको। हैंगिंग में कॉज ऑफ डेथ क्या होता है, तब आपको और समझ में आ जाए कॉज ऑफ डेथ क्या होता है। हैंगिंग में कॉज ऑफ डेथ क्या होता है, किस हैंगिंग तो हो गई, एक्सटर्नल प्रेशर भी लग गया, लेकिन भाई एक्सटर्नल प्रेशर लग गया और ऑन बॉडी वेट भी हो गया, लेकिन एक्चुअल में हैंगिंग के कारण आदमी की डेथ कैसे होती है, क्या होता है जिसके कारण डेथ होती है। आप इसको समझिए, इसको समझेंगे आप ऑटोमेटिकली सारी चीजों को समझ लेंगे। कॉज ऑफ डेथ जो होता है हैंगिंग में, एस्फेक्सिया तो ये है ही है, आप कहेंगे एस्फेक्सिया के कारण होता है, राइट, एस्फेक्सिया तो है ही, लेकिन एस्फेक्सिया क्रिएट कैसे होता है, एस्फेक्सिया के अलावा भी और बहुत सारे ऑप्शन। एस्फेक्सिया तो मिलेगा ही आपको, एस्फेक्सिया क्यों मिलेगा, इसके पीछे कारण क्या है, एस्फेक्सिया क्यों मिलेगा, कारण क्या है, क्योंकि हमारा ट्रैकिया कंप्रेस होता है। हैंगिंग में किसका कंप्रेशन होता है, ट्रैकिया का ही होता है ना, ट्रैकिया ही तो होता है। जब कंप्रेशन लगेगा तो कंप्रेशन किस पे लगेगा, ट्रैकिया पे लगेगा, तो ट्रैकिया ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगा। ट्रैकिया ऑब्स्ट्रक्ट होने से ही डेथ होती है क्या, हैंगिंग में सिर्फ ट्रैकिया ऑब्स्ट्रक्ट होने से ही डेथ नहीं होती है, मैं आपको बता दूं। सिर्फ ट्रैकिया रीजन नहीं होता है, एक और कारण भी होता है जिसे कहते हैं वीनस कंजेशन। वीनस कंजेशन, वीनस कंजेशन क्या होता है, स्पेलिंग थोड़ी सी ठीक है। वीनस कंजेशन क्या होता है, देखिए जब आप अनाटॉमी समझते हैं हमारी बॉडी की, अनाटॉमी समझते हैं तो बहुत सुपरफिशियली हमें जुगुलर वेन मिलती है कि नहीं मिलती, जुगुलर वेन होती है साइड में और सुपरफिशियल होती है ना, तो जुगुलर वेन का भी कंप्रेशन होता है, जुगुलर वेन का भी कंप्रेशन होता है। अब आप कहेंगे जी एस्फेक्सिया हुआ, एस्फेक्सिया तो होगा ही होगा, लेकिन उसके साथ उसको कॉज ऑफ डेथ हैंगिंग में और बहुत सारे होते हैं, मेनली 4 कॉज मानते हैं हम इसको। एस्फेक्सिया क्योंकि ट्रेकिया का कंप्रेशन हो जाता है, वीनस कंजेशन होता है क्यों, क्योंकि जुगुलर वेन जो होती है, जुगुलर वेन का कंजेशन भी हो जाता है। इसके अलावा एक और चीज भी होती है, इसके अलावा कॉज ऑफ डेथ हैंगिंग में एक और भी होता है और उसको कहते हैं हम सेरेब्रल इस्कीमिया। सेरेब्रल इस्कीमिया, ये सेरेब्रल इस्कीमिया कैसे होता है, किस कारण से होता है, तो देखिए जब हम ऊपर जाते हैं तो सुपरफिशियली आर्टरी भी कंप्रेस होती है, सिर्फ आपका जुगुलर वेन कंप्रेस नहीं होती, आर्टरी भी कंप्रेस होती है, पैरेलल रन करती है दोनों, कैरोटिड आर्टरी जाती है, आर्टरी कंप्रेशन होता है। तो जब आर्टरी कंप्रेशन होगा तो ऊपर सप्लाई नहीं जाएगी, ब्रेन को सप्लाई नहीं जाएगी, नीचे की सप्लाई डिस्टर्ब नहीं होगी, सप्लाई हेड एंड नेक की, ऊपर के पोर्शन की, सेरेब्रल पोर्शन की सप्लाई, तो सेरेब्रल पोर्शन की सप्लाई जब डिस्टर्ब होगी तो वहां ऑक्सीजन नहीं मिलेगी पूरी और प्रॉपर सप्लाई नहीं होगी, तो पेशेंट को क्या मिलेगा, सेरेब्रल इस्कीमिया, किसके कारण, आर्टरियल कंप्रेशन के कारण। तो आर्टियल कंप्रेशन भी देखने को मिले और जुगुलर वेन कंप्रेशन भी देखने को मिला, यानी हमें एस्फेक्सिया के साथ जो हैंगिंग का पेशेंट होता है उसमें हमें ये दोनों चीजें भी देखने को मिलती हैं। और एक और चीज कारण होता है, एक और कारण है जिस कारण को हम क्या कहते हैं, इस कारण को हम क्या बोलते हैं, वेगल इनहिबिशन। वेगल इनहिबिशन, वेगल इनहिबिशन का मतलब क्या हुआ, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट एक नर्व जाती है, यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट नर्व जाती है जो ऊपर जाकर के फेस को भी पूरा सप्लाई करती है, इवन जीआईटी को भी सप्लाई करती है, बहुत सारी जगह करती है, लेकिन ब्रेन में भी बहुत इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म होते हैं। वेगस नर्व कौन सी होती है, वेगस नर्व। अब क्या होता है कि
जब पेशेंट को हैंगिंग होती है और जब कंप्रेशन लगता है तो कंप्रेशन वेगस नर्व को भी कंप्रेस करता है, कंप्रेशन वेगस नर्व को भी कंप्रेस करेगा। वेगस नर्व को कंप्रेस करेगा तो क्या होगा, वेगस नर्व इरिटेट होगी, और जब वेगस नर्व इरिटेट हो जाती है तो एक्चुअली ये पैरासिम्पैथेटिक होती है हार्ट की। तो जब ये इरिटेट होगी तो हार्ट बीट, हार्ट की पंपिंग जो है वो स्लो हो जाएगी, और जब हार्ट की पंपिंग स्लो हो जाएगी तो ब्लड की जो सप्लाई है वो सप्लाई कम हो जाएगी, और ब्लड की सप्लाई कम होगी तो ऑक्सीजन लेवल भी रिड्यूस हो जाएगा। बेसिकली कॉज ऑफ डेथ एस्फेक्सिया में सिर्फ ये कारण नहीं होता हैंगिंग में कि सिर्फ एस्फेक्सिया हुआ और जिसकी वजह से पेशेंट की डेथ हुई, उसके पीछे वीनस कंजेशन भी करता है, उसके पीछे सेरेब्रल इस्कीमिया भी पार्ट प्ले करता है, उसके पीछे वेगल इनहिबिशन भी पार्ट जो है वो मेन पार्ट प्ले करता है। आपको एक और सिंपल चीज है जो आपको समझनी चाहिए। क्या समझनी चाहिए कि आपको क्या लगता है कि ये जो ट्रैकिया, ये जो जुगुलर वेन है, ये जो जुगुलर वेन है, इस जुगुलर वेन को कंप्लीटली कंप्रेस होने के लिए कितने वेट की जरूरत होती है? कोई स्टूडेंट मुझे बता सकता है कि जुगुलर वेन के ऊपर कितना वेट लगाया जाए? बहुत कॉमन सा लेकिन बहुत अच्छा सवाल है। जुगुलर वेन के ऊपर कितना वेट लगाया जाए कि जुगुलर वेन की सप्लाई डिस्टर्ब हो जाए? कितना वेट मांगती है जुगुलर वेन? मात्र 2 किलो वेट। अगर 2 किलो वेट आप इसके ऊपर रख देंगे, 2 केजी, 2 किलो वेट आप इसके ऊपर रख देंगे तो जुगुलर वेन से ब्लड फ्लो रुक जाएगा। सिर्फ 2 केजी वेट, सिर्फ 2 केजी वेट। और ये जो मैंने आपको आर्टरी बताई थी, कैरोटिड आर्टरी बात करी थी, कैरोटिड आर्टरी कितना वेट मांगती है बिल्कुल ब्लॉक होने के लिए? 5 केजी वेट। अगर आप 5 केजी वेट डाल देंगे कैरोटिड के ऊपर तो कैरोटिड का सप्लाई बंद हो जाएगा। ट्रैकिया, ट्रैकिया कितना वेट मांगता है बिल्कुल फुल्ली ब्लॉक होने के लिए? 10 केजी ओनली, 10 केजी। और आपका वेगस नर्व जो होती है, जो वेगस नर्व वेट नहीं मांगती, वेगस नर्व तो वैसी हो जाती है। जो नॉर्मल आर्टरीज होती हैं, वर्टिब्रल आर्टरीज वगैरह जो आर्टरीज होती हैं, वो लगभग 20 केजी वेट मांगती है, 20 केजी। अब कोई भी बंदा जो हैंगिंग पे जाएगा, कम से कम उसकी वेट, बॉडी वेट उसका 30, 40, 50 किलो तो एटलीस्ट होगा ना, 50 किलो वेट। अब इस 50 किलो वेट में उसका जुगुलर वेन भी डिस्टर्ब होगा क्योंकि इसको 2 केजी वेट ही चाहिए, उसका आर्टेरियल कंप्रेशन होगा, कैरोटिड भी उसकी बंद हो जाएगी क्योंकि 5 केजी वेट ही चाहिए, उसका ट्रैकिया भी क्लोज हो जाएगा क्योंकि उसको सिर्फ 10 केजी वेट ही चाहिए, और उसका जो वर्टिब्रल आर्टरीज है वो वर्टिब्रल आर्टरीज भी डिस्टर्ब हो जाएंगी क्योंकि उनको अराउंड 20 केजी वेट चाहिए। तो ऐसा जो पेशेंट होता है, जो हैंगिंग का पेशेंट होता है, उसमें आपको इस एस्फेक्सिया के साथ साथ में ये भी कॉज ऑफ डेथ उसके होते हैं हैंगिंग में। अकेला एस्फेक्सिया जो है वो ही डेथ का कॉज नहीं होता हैंगिंग में, हैंगिंग में डेथ के कॉज ये भी रहते हैं। अब दूसरी एक चीज और इंपॉर्टेंट मैं बताऊं कि हमने क्या कहा कि यहां जो डेथ हुई, यहां जो हैंगिंग हमने किसको कहा? हैंगिंग हमने कहा खुद का बॉडी वेट। ये जो कंप्रेशन बना रहा है 5 केजी का, ये जो कंप्रेशन बन रहा है 20 केजी का, ये जो कंप्रेशन बन रहा है 2 केजी का, 10 केजी का, ये कंप्रेशन उस आदमी की खुद की बॉडी के वेट से बना हुआ होना चाहिए, तब हम इसको हैंगिंग कहेंगे। ये जो कंप्रेशन है इसको हमने क्या कहा? कॉन्स्ट्रिक्टिंग फोर्स। तो यहां जो कॉन्स्ट्रिक्टिंग फोर्स लगती है वो जो फोर्स लगती है वो कौन सी फोर्स लगती है? खुद का, उस आदमी का बॉडी वेट जो हैंग हुआ है उसके बॉडी वेट के थ्रू ये कंप्रेशन आना चाहिए। अगर उसके बॉडी वेट के थ्रू ये कंप्रेशन नहीं आया है तो हम इसको हैंगिंग नहीं बोलेंगे। आप समझ गए मेरी बात को? हैंगिंग तभी बोली जाएगी जब उसकी खुद की जो पर्सन है उसकी खुद की बॉडी के वेट से कंप्रेशन हुआ। क्लियर? अब आगे चलते हैं। क्लियर हो गया? समझ में आ गई? या हम और थोड़ा सा इसको डिटेल करें? हो गया? क्लियर हो गया? क्लियर हुआ बेटर? चलिए चलिए, कोई बात, मैं वैसे मौनम स्वीकृति लक्षण समझ लूं। अब ये जो हैंगिंग हुई है, इस हैंगिंग को भी
कुछ अलग अलग तरीके से हम लोग स्टडी करते हैं। कैसे करते हैं? इस हैंगिंग को दो तरीके से स्टडी किया जाता है। नंबर 1, कंप्लीट हैंगिंग और इनकम्प्लीट हैंगिंग। कंप्लीट हैंगिंग और इनकम्प्लीट हैंगिंग। इनकम्प्लीट, कंप्लीट और इनकम्प्लीट हैंगिंग किसे कहते हैं? अगर किसी की पोस्टमार्टम आप रिपोर्ट पढ़ रहे हैं और हैंगिंग का कोई पेशेंट है तो निश्चित रूप से उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बताया जाएगा कि उस पेशेंट को कंप्लीट हैंगिंग हुई है या इनकम्प्लीट हैंगिंग। ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बाकायदा लिखा है। और वो लिखा कैसे आएगा कि पेशेंट जब हैंग हुआ, पेशेंट को नहीं कहेंगे, पर्सन जब हैंग हुआ तो हैंग होने के बाद क्या उसका कोई पार्ट नीचे जमीन को टच कर रहा था या नहीं कर रहा था। ग्राउंड पे अब कोई एक आदमी है, सपोज करिए ये रोप है, इस रोप से हैंग हुआ है और ये कोई पर्सन है, ये है। अब इसके, ये कोई पर्सन है, अब इसके जो नीचे पैर हैं, ये पैर किसी जगह पे, किसी सरफेस पे टिके हुए हैं या जमीन यहां है उसके पैर ऊपर। कंप्लीट हो, ये जमीन के साथ टिके हुए हैं, किसी सरफेस पे लगे हुए हैं, या ये किसी सरफेस से कोई टच नहीं है, हवा में झूल रहे हैं। कहने का मतलब क्या हो गया कि वो हवा में झूल रहे हैं। अगर वो हवा में झूल रहे हैं, अगर वो किसी ग्राउंड के किसी सरफेस के ऊपर टिके हुए नहीं है तो हम उसको कहेंगे कंप्लीट हैंगिंग। और अगर पार्शियली वो ग्राउंड पे टिके हुए हैं, कोई ना कोई उसकी बॉडी का पार्ट है जो ग्राउंड को टच हो रहा है नीचे, जो सपोर्ट दे रहा है उसको, लेकिन फिर भी हैंगिंग हुई है और एस्फिक्सिया हुआ है, डेथ हुई है, तो उसको हम इनकम्प्लीट हैंगिंग बोलते हैं। तो हमने दो पार्ट में डिवाइड किया कि सरफेस पे उसकी बॉडी का कोई पार्ट लगा हुआ है या उसकी कोई बॉडी का पार्ट नहीं लगा हुआ। अगर लगा हुआ है तो वो इनकम्प्लीट हैंगिंग है, और अगर उसका बॉडी पार्ट कोई नहीं लगा हुआ, पर्सन जो है वो हवा में ही झूल रहा है, किसी तरीके का कोई उसको नीचे से सपोर्ट नहीं मिला, तो वो कंप्लीट हैंगिंग कहलाएगी। तो दो तरीके से हम इसको स्टडी करते हैं। नंबर 1 कंप्लीट हैंगिंग और नंबर 2 इनकम्प्लीट हैंगिंग। एक और तरीका है जिससे हम इसको स्टडी करते हैं, एक और तरीके से भी हम इसको स्टडी, हम इसको टिपिकल एटिपिकल हैंगिंग भी कहते हैं। एक क्या हो गई, एक टिपिकल हैंगिंग हो गई, एक एटिपिकल हैंगिंग हो गई। उसमें क्या होता है, टिपिकल, टिपिकल और एटिपिकल। इसमें क्या होता है, इसमें मेन खेल होता है जो नॉट लगती है, जो ये जो रस्सी है जिसको काम में ली गई है, या कोई लाइगेचर है, चाहे वो पजामा है, चाहे वो साड़ी है, चाहे वो चुन्नी है, चाहे वो कुछ भी है, एक्स है, वाई है, जेड है, जो भी है, जो लाइगेचर काम में लिया, तो लाइगेचर के पीछे यहाँ पे एक गांठ लगनी जरूरी है, एक नोट लगनी जरूरी है, गांठ लगनी जरूरी। अब ये जो गांठ लगेगी पीछे, तभी तो ये जीरो बनेगा ना, तभी तो इसको हम क्या बोलते हैं, फंदा। ये फंदा तभी तो बनेगा जब आप राउंड शेप में लेकर के एक गांठ लगाएंगे पीछे। जब गांठ नहीं लगाएंगे तो हैंगिंग होगी नहीं। यहाँ नॉट जरूरी है। ये जो नॉट लगती है, इस नॉट की पोजीशन क्या है, ये पता करने के लिए हम उसको डिस्क्राइब करते हैं टिपिकल और एटिपिकल। टिपिकल में क्या होता है, पहले हम टिपिकल की बात कर लेते हैं। ये जो नॉट लगी रहती है, ये नॉट बिल्कुल एकदम नेक के बैक साइड में होनी चाहिए। नेक के अगर बैक साइड में ये नोड है तो फिर इस हैंगिंग को हम टिपिकल हैंगिंग बोल देते हैं। इस हैंगिंग को हम क्या बोल देते हैं, टिपिकल हैंगिंग बोल देते हैं, जहां नोड जो है वो बिल्कुल नेक के बैक साइड में लगी, नेक के बैक साइड में लगी। लेकिन अगर बैक साइड के अलावा कहीं और लगी हुई है, जैसे पेशेंट लटक रहा है, सपोज करिए कोई, सॉरी मैं बार बार पेशेंट बोलता हूं, कोई पर्सन लटक रहा है और इसकी नोट यहां लगी हुई है और इस तरीके की हैंगिंग हुई है, या इस तरीके की हुई है, यहां लगी हुई है नोट, या इस तरीके की हुई है नोट आगे लगी हुई है, तो ये जो हैंगिंग होती है ये एटिपिकल हैंगिंग होती है। इसको हम क्या बोल देते हैं, एटिपिकल हैंगिंग। यानी कि सिर्फ नॉट के बिहाफ पे हम देखते हैं कि जो हैंगिंग हुई है वो टिपिकल है या एटिपिकल है। नीचे अगर ग्राउंड को टच कर रही है तो इनकम्प्लीट है, नहीं कर रही तो कंप्लीट है। नोट अगर बिल्कुल पीछे लगी हुई है नेक में तो वो टिपिकल है, और अगर पीछे नहीं लगी हुई तो वो एटिपिकल है। क्लियर हो गई बात? तो हैंगिंग को हम इस तरीके से डिवाइड करते हैं। लेकिन एक हैंगिंग और होती है, टाइप यही होता है, ये जीके का क्वेश्चन है, उसको हमें समझना है सिर्फ।
उसको नोट्स में नहीं लिखना, आप लिख करके आओ तो बहुत अच्छी बात। एक स्पेसिफिक टाइप की हैंगिंग और होती है जिसको हम कहते हैं जुडिशियल हैंगिंग। जुडिशियल हैंगिंग, ये जुडिशियल हैंगिंग क्या होती है और कैसे होती है, आपको पता है किसी को? जुडिशियल हैंगिंग, जुडिशियल हैंगिंग मतलब किसी को फांसी की सजा सुना दी, कोर्ट ने किसी को फांसी की सजा सुना दी और अब उसको फांसी लगनी है, तो वो फांसी लगनी है तो वो क्या है, एस्फेक्सिया उसमें भी होगा, कंप्रेशन हम उसमें भी दे रहे हैं कि नहीं दे रहे? कंप्रेशन तो उसमें भी दे, लेकिन ये जो जुडिशियल हैंगिंग है, ये जुडिशियल हैंगिंग कानून के मुताबिक है, ये अपराध नहीं है, ये अपराध नहीं है। क्योंकि आप तो ये कहेंगे कि भाई हैंगिंग हुई है, हैंगिंग के लिए कोई ऑब्जेक्शन आया है, लेकिन ये अपराध नहीं है, ये होमोसाइड है लेकिन जस्टिफाइबल होमोसाइड है। क्लियर? ये अपराध है। हमें जो बात समझनी है, जिस हम जुडिशियल हैंगिंग को यहाँ क्यों बोल रहे हैं, आपको ध्यान होना चाहिए जुडिशियल हैंगिंग में जो नोट लगती है वो कहां लगती है, वो टिपिकल होती है कि एटिपिकल होती है? वो जो नोट लगती है वो पेशेंट को, सॉरी, पर्सन को क्या करते हैं, एक तख्ते पे खड़ा करते हैं, ऊपर उसके फंदा लगाते हैं, नोट बांध देते हैं, उसके बाद उस नीचे के जो सपोर्ट है उस सपोर्ट को हटा दिया जाता है और जो पर्सन है वो लगभग 5 से 6 मीटर तक नीचे जाता है, 5 से 6 मीटर तक एक झटके में नीचे जाता है और नीचे जाने से उसकी डेथ हो जाती है। एस्फिक्सिया उसमें भी होता है, वो भी हैंगिंग ही है, लेकिन वो जुडिशियल हैंगिंग है। क्लियर? जुडिशियल हैंगिंग के कुछ नियम होते हैं जो आपको पता होने चाहिए। जुडिशियल हैंगिंग में हमेशा जुडिशियल हैंगिंग एटिपिकल होती है, जुडिशियल हैंगिंग हमेशा एटिपिकल होती है और कंप्लीट होती है। पेशेंट को नीचे पेशेंट कहीं टच नहीं करता ग्राउंड पे, सिंपल वो जो आपका जो प्लेटफॉर्म होता है उस प्लेटफॉर्म को रिमूव कर दिया जाता है और एक झटके के साथ पेशेंट नीचे जाता है, लेकिन नीचे वो कहीं टच नहीं होता, इसलिए वो क्या होता है, कंप्लीट हैंगिंग होती है। और वो एटिपिकल होती है, उसमें जो नोट लगती है, आपने कभी अगर किसी को देखा होगा, उसमें जो नोट लगती है मोस्ट ऑफ द टाइम एंटीरियर साइड में नोट लगती है, पेशेंट यूं रहता है। और जनरल हैंगिंग जो होती है, जो मोस्टली केसेस हमें देखने को मिलते हैं हैंगिंग के, वो सारे टिपिकल केसेस होते हैं जिसमें पेशेंट यूं लटका रहता है और नोट यहां रहती है, ऊपर नोट यहां रहती है पेशेंट की, ये मोस्टली ये कंडीशन होती है। और जुडिशियल हैंगिंग में ये होती है क्योंकि एंटीरियर साइड में मोस्ट ऑफ द टाइम एंटीरियर साइड या सॉरी मोस्ट ऑफ द टाइम एंटीरियर साइड नहीं लगती है, मोस्ट ऑफ द टाइम लगती है लेफ्ट साइड ऑफ द नेक। क्लियर कर लीजिएगा, लेफ्ट साइड ऑफ द नेक। तो पेशेंट इस तरीके से रहता है जुडिशियल हैंगिंग, जुडिंग में ऐसे रहेगा, एटिपिकल नोट लगती है। और इसमें होता क्या है, पेशेंट जब झटके से नीचे जाता है तो वर्टिब्रा डिसलोकेशन, जुडिशियल हैंगिंग में पेशेंट को क्या होता है, वर्टिब्रल डिसलोकेशन होता है। कौन सी वर्टिब्रा में मेनली डिसलोकेशन होता है पेशेंट को, C2 C3। कहां होता है, C2 C3। इसके ऊपर ज्यादा आगे हम नहीं जाएंगे, हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, लेकिन बेसिक चीज है जो हमें पता होना चाहिए। कल को कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी जब हम टॉपिक कर ही रहे हैं तो क्या पता इसमें से कोई क्वेश्चन इस तरीके का निकल के आए। लेकिन हमारा जो मेन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमारा जो बेसिक जो कंसर्न है वो ये है कि हम हैंगिंग को दो तरीके से स्टडी करते हैं, कंप्लीट हैंगिंग और इनकम्प्लीट हैंगिंग, और टिपिकल हैंगिंग और एटिपिकल हैंगिंग। तो कंप्लीट हैंगिंग कौन सी हो गई, कंप्लीट हैंगिंग वो हो गई जिस हैंगिंग में नोट जो है वो जिस हैंगिंग में फ्लोर के ऊपर या सरफेस के ऊपर बॉडी का पैर नहीं लग रहा है तो वो कंप्लीट हैंगिंग है, और जहां कोई सपोर्ट उसको नीचे से मिल रहा है तो वो इनकम्प्लीट हैंगिंग। अगर नोट पीछे लगी हुई है तो वो टिपिकल हैंगिंग है, और अगर पीछे नहीं लगी हुई, साइड में लगी हुई है या आगे लगी हुई है किसी तरफ और पीछे के अलावा कहीं भी लगी हुई है तो वो एटिपिकल हैंगिंग। क्लियर हो गया? हैंगिंग समझ में आई कि नहीं आई? कोई कंफ्यूजन है तो मुझे बताइए। हैंगिंग हमारा कंप्लीट हो रहा है, हैंगिंग के रिगार्डिंग कोई कंफ्यूजन है, कोई चीज समझ में नहीं आई तो पूछ सकते हैं। क्लियर? ओके ओके, चलिए अब हम दूसरी बात करते हैं। हमने कहा था एक्सटर्नल प्रेशर जो नेक पे लगा उसके कारण जो हैंगिंग होती है, मैकेनिकल हैंगिंग में कहा था एक्सटर्नल प्रेशर के कारण भी एस्फिक्सिया होता है, उसको हम मैकेनिकल एस्फिक्सिया बोलते हैं। मैकेनिकल एस्फिक्सिया जो एक्सटर्नल प्रेशर नेक के ऊपर लगता है, उसमें एक हमने हैंगिंग को काउंट किया था,
और दूसरा हमने कहा था स्ट्रेंगुलेशन। ये स्ट्रेंगुलेशन क्या होता है? अब हम समझते हैं ये स्ट्रेंगुलेशन क्या होता है। सबसे पहले बात करेंगे स्ट्रेंगुलेशन के डेफिनेशन की। जैसे हमने हैंगिंग की डेफिनेशन देखी थी, ऐसे ही हम स्ट्रेंगुलेशन की देखें। यहां तक सेम रहेगा, एस्फेक्सिया ड्यू टू कंप्रेशन ऑफ नेक, कंप्रेशन ऑफ नेक, कंप्रेशन ऑफ नेक रीजन है, कंप्रेशन ऑफ नेक दोनों में ही होगी। लेकिन यहां डिफरेंस क्या आएगा कि एस्फेक्सिया ड्यू टू कंप्रेशन ऑफ नेक और यहां पे जो कॉन्स्ट्रिक्टिंग फोर्स है, यहां पे जो वहां कॉन्स्ट्रिक्टिंग फोर्स कौन सी थी? खुद का ऑन बॉडी वेट। और यहां कॉन्स्ट्रिक्टिंग फोर्स क्या होगी? नेट वेयर द कॉन्स्ट्रिक्टिंग फोर्स यहां पे जो कॉन्स्ट्रिक्टिंग फोर्स होती है, दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या आता है? यही वो स्ट्रेंगुलेशन है या हैंगिंग है, ये डिसाइड किससे होता है? उसकी कॉन्स्ट्रिक्टिंग फोर्स की। और यहां कॉन्स्ट्रिक्टिंग फोर्स कौन सा है? कॉन्स्ट्रिक्टिंग फोर्स इज द फोर्स applied by अदर और थर्ड पार्टी। जहां ये जो कॉन्स्ट्रिक्टिंग फोर्स है, कंप्रेशन ऑफ नेक हैंगिंग में भी है, कंप्रेशन ऑफ नेक स्ट्रेंगुलेशन में भी, दोनों में ही कंप्रेशन ऑफ नेक है। वहां भी कॉन्स्ट्रिक्टिंग फोर्स है, यहां भी कॉन्स्ट्रिक्टिंग फोर्स है। हैंगिंग में कॉन्स्ट्रिक्टिंग फोर्स क्या हुई? खुद का उस पर्सन का बॉडी वेट, जिसकी वजह से उसको एस्फेक्सिया। लेकिन यहां कॉन्स्ट्रिक्टिंग फोर्स उसका खुद का बॉडी वेट नहीं होगा, यहां कोई थर्ड पार्टी होगी, कोई एक अलग चीज होगी जो फोर्स है, वो फोर्स कोई दूसरी फोर्स होगी जो उसके बॉडी वेट की नहीं होगी। आप समझ गए ना? स्ट्रेंगुलेशन में और हैंगिंग में सिर्फ कॉन्स्ट्रिक्टिंग फोर्स का ही डिफरेंस है, इसके अलावा कोई डिफरेंस आपको नहीं मिलेगा। सिर्फ कॉन्स्ट्रिक्ट, अगर कॉन्स्ट्रिक्टिंग फोर्स खुद की बॉडी है तो हैंगिंग हो गई, और अगर कॉन्स्ट्रिक्टिंग फोर्स कोई थर्ड पार्टी है, उसकी बॉडी नहीं है, उसके अलावा कोई चीज है, तो फिर हम उसको स्ट्रेंगुलेशन बोलते हैं। वहां हम उसको क्या बोल देते हैं? स्ट्रेंगुलेशन बोलते हैं। अब ये जो स्ट्रेंगुलेशन है, ये स्ट्रेंगुलेशन भी कई टाइप का होता है, ये स्ट्रेंगुलेशन भी कई टाइप का होता है। स्ट्रेंगुलेशन की हम बात करते हैं, टाइप की हम बात करते हैं। स्ट्रेंगुलेशन को भी हम कई टाइप में स्टडी करते हैं, कई तरीके से स्टडी करते हैं, कई प्रकार। एक होता है जिसको हम कहते हैं लाइगेचर स्ट्रेंगुलेशन। लाइगेचर स्ट्रेंगुलेशन, देखिए यहां जब स्ट्रेंगुलेशन वर्ड लग गया, तो अब आपको यह चीज तो कंफर्म हो गई कि भाई कोई थर्ड फोर्स है जो काम करेगी। इस स्ट्रेंगुलेशन में कोई थर्ड फोर्स है जो काम करेगी। अगर ऑन बॉडी वेट काम करेगा तो स्ट्रेंगुलेशन नहीं बोलेंगे, स्ट्रेंगुलेशन कोई थर्ड फोर्स काम कर रही है। वो जो थर्ड फोर्स काम कर रही है, उस थर्ड फोर्स के कंप्रेशन को करने में अगर किसी लाइगेचर का यूज हुआ है, तो उसको हम लाइगेचर स्ट्रेंगुलेशन कहते हैं। जैसे सपोज करिए किसी ने रस्सी ली, मेरा बॉडी वेट तो काम करेगा नहीं क्योंकि स्ट्रेंगुलेशन है। किसी ने रस्सी ली और रस्सी लेकर के और मेरे पीछे यूं रस्सी से यूं कर दिया और मुझे एस्फेक्सिया हो, तो यहां उसने क्या काम में लिया? एस्फेक्सिया क्रिएट करने के लिए। स्ट्रेंगुलेशन तो था क्योंकि फोर्स मेरी बॉडी का वेट नहीं था, तो उसने क्या काम में लिया? कोई लाइगेचर काम में लिया। अगर जहां लाइगेचर यूज होता है, जिस स्ट्रेंगुलेशन में लाइगेचर का यूज होता है, उस स्ट्रेंगुलेशन को लाइगेचर स्ट्रेंगुलेशन बोल देते हैं। उसको क्या बोल देते हैं? लाइगेचर स्ट्रेंगुलेशन बोल देते हैं। ठीक है, क्लियर हो गई बात? अब लेकिन सारी स्ट्रेंगुलेशन ऐसी नहीं होती जिसमें लाइगेचर का यूज होता हो। सारी जो स्ट्रेंगुलेशन है उनमें लाइगेचर का यूज तो नहीं होता।
कुछ और भी होता है। अगला क्या होता है, नंबर 2, मैनुअल स्ट्रैंगुलेशन। मैनुअल स्ट्रैंगुलेशन, अब किसी ने हाथ से मेरा गला दबा दिया, हाथ से पकड़ के मेरा गला दबा दिया, यूं पकड़ा और पकड़ के गला दबा दिया, तो हाथ से गला दबा दिया तो उसको क्या कहेंगे, वो मैनुअल स्ट्रैंगुलेशन। यानी दो तरीके की स्ट्रैंगुलेशन हमने पढ़ी, यहां पे लाइगेचर का यूज हुआ और यहां पे मैनुअल फोर्स का यूज हुआ। यहां पे खुद जिसने स्ट्रैंगुलेट किया है, जिसने स्ट्रैंगुलेशन किया है, उसके खुद का फोर्स यूज हुआ है। एक तीसरे प्रकार की भी होती है, उसको हम क्या बोल देते हैं, इसके अलावा भी स्ट्रैंगुलेशन हो सकती है, क्या हो सकती है, उसको हम बोल देते हैं बांस डोला। ये बांस डोला क्या होता है, बांस डोला का मतलब ये होता है कि एक कोई बंदा है, उसने ना तो हाथ से स्ट्रैंगुलेट किया है, ना उसने कोई नेचर यूज किया है, कोई रस्सी या कोई ऐसी कोई चीज यूज नहीं करी। उसने क्या किया बंदे ने, उसने दिमाग दौड़ा दिया है। उसने क्या किया कि दो स्टिक ली, एक स्टिक मेरे आगे यूं लगाई, लंबी स्टिक है यहां से यहां तक की, एक आगे लगाई और एक पीछे लगा दी, और पीछे लगा करके और मुझे दबा दिया। दोनों जो स्टिक थी, दोनों स्टिक को एक फ्रंट में ले ली, एक बैक में ले ली, और फिर लेकर के और दोनों को आपस में मिलाया, तो मेरा कंप्रेशन हो गया। यहां कोई लाइगेचर का यूज नहीं हुआ है, यहां कोई मैनुअल फोर्स डायरेक्टली नहीं आई है स्ट्रैंगुलेट करने के लिए, यहां पे मैंने स्टिक के सहारे जो है वो वो स्ट्रैंगुलेट किया है। तो इसको हम कहते हैं बांस डोला। चौथी भी कारण है, एक चौथी भी चीज है जिसकी वजह से स्ट्रैंगुलेट होता है। अब ये चौथी वजह क्या है कि कोई बंदा है, उसने क्या किया कि यूं पकड़ा, यूं हाथ के अंदर दे दिया गला अगले का, और हाथ के अंदर दे के, जैसे फिल्मों में नहीं होता, वो जैकी श्रॉफ टाइप आदमी आता है, वो जैकी श्रॉफ क्या है अपने को, सन्नी देओल टाइप आदमी आता है, और वो यूं लेके हाथ में लेकर के और यूं करता रहा, पेशेंट का एस्फेक्सिया हो गया, वो खत्म। तो अगर इस तरीके से करते हैं, चाहे वो हम एल्बो का यूज करें और चाहे हम नी का यूज करें, पैर से भी किया जा सकता है ना, यूं बैठ के ऊपर और यूं दबा दिया, तो पैर का भी यूज होता है। तो चाहे एल्बो से करें चाहे नी से करें, उससे भी स्ट्रैंगुलेट हो सकता है, उससे भी स्ट्रैंगुलेशन कर सकते हैं। इसको हम क्या बोल देते हैं, इसको बोल देते हैं मगिंग। इसको क्या बोल देते हैं, मगिंग। तो स्ट्रैंगुलेशन को हमने समझा, एक लाइगेचर स्ट्रैंगुलेशन हो सकती है, एक मैनुअल स्ट्रैंगुलेशन हो सकती है जहां हाथ का डायरेक्टली यूज हुआ, एक बांस डोला जिसमें हमने कहा स्टिक होती है, एक आगे होती है एक पीछे होती है, दोनों स्टिक को दबा दिया तो पेशेंट को एस्फेक्सिया हो गया, पर्सन को एस्फेक्सिया हो गया। और एक हमने कहा कि एल्बो का या नी का यूज किया, और नी का यूज करके और फिर जो है वो स्ट्रैंगुलेट कर। एक और भी चीज होती है, इसके अलावा भी स्ट्रैंगुलेशन हो सकता है, इसके अलावा भी स्ट्रैंगुलेशन हो सकता है। वो कैसे हो सकता है कि आपने एक रस्सी ली, आपने एक रस्सी ली, ये रस्सी ली, ये रस्सी है, इसका ये पोर्शन ओपन है, ये पोर्शन ओपन है, यहां पर्सन का नेक है, ठीक है, ये पोर्शन भी ओपन है, ये पोर्शन भी ओपन है। आपने पीछे एक स्टिक ली, एक स्टिक ली, और इस स्टिक से एक नोड यहां लगा दी और एक नोड यहां लगा दी, लगा दी। स्टिक लूज है, रस्सी लूज है, पेशेंट को स्ट्रैंगुलेशन नहीं। लेकिन आपने क्या किया कि उस वो जो स्टिक है पीछे, उस स्टिक को आपने यूं घुमाना शुरू कर दिया, इस स्टिक को, पीछे वाली को आपने यूं घुमाना शुरू कर दिया। तो धीरे धीरे क्या होगा, धीरे धीरे क्या होगा, ये जो रस्सी है ये टाइट होती जाएगी, ये रस्सी टाइट होती जाएगी, और एक पोजीशन ऐसी आएगी जहां पेशेंट को एस्फेक्सिया हो जाए, जहां एस्फेक्सिया हो जाए। इसको क्या बोलते हैं, गैरोटिन। इसको क्या बोलेंगे, गैरोटिन। तो अब हमारे पास जो स्ट्रैंगुलेशन के टाइप थे, ये स्ट्रैंगुलेशन के टाइप हमारे पास 5 हैं, स्ट्रैंगुलेशन के टाइप 5 है। नंबर 1 हमने कहा लाइगेचर स्ट्रैंगुलेशन, जिसमें सीधी रस्सी ली और रस्सी से जो है वो किसी भी लाइगेचर का यूज किया, कहने का मतलब किसी भी लाइगेचर का यूज किया। दूसरा हमने कहा मैनुअल स्ट्रैंगुलेशन है,
तीसरा हमने कहा बांस है, चौथा हमने कहा मगिंग है, और पांचवा हमने कहा कैविटी। ये पांच टाइप होते हैं, ये पांच टाइप होते हैं जिससे हम स्ट्रैंगुलेशन को काउंट कर सकते हैं, स्ट्रैंगुलेशन को मान सकते हैं। क्लियर हो गया? ये हमारा पोर्शन जो होता है वो होता है स्ट्रैंगुलेशन। आपको मेरे हिसाब से क्लियर समझ में आ गया? तो पहला जो टाइप हमने बताया था जिसमें हमने कहा था कोई एक्सटर्नल प्रेशर जो है वो नेक पे लगता है, कोई एक्सटर्नल प्रेशर है जो प्रेशर नेक पे आता है। क्लियर? अब कुछ ऐसा भी होता है जहां हमने कहा जो हमारा जो एयरवे है, जो हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक है, जो रेस्पिरेटरी पैसेज है, अगर उसमें किसी तरीके का ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए, और उसमें मैंने तीन आपको बताए, उसमें मैंने तीन आपको बताए, रेस्पिरेटरी पैसेज ऑब्स्ट्रक्शन। रेस्पिरेटरी पैसेज ऑब्स्ट्रक्शन। अब ये रेस्पिरेटरी पैसेज ऑब्स्ट्रक्शन थोड़ा सा आपको समझने की जरूरत है। मेरा पैसेज जो है वो मेरे मुंह से स्टार्ट होता है और मेरे मुंह से स्टार्ट होकर के नीचे तक जाता है। तो मेन जो लोकेशन आती है जहां पे नॉर्मली एस्फेक्सिया क्रिएट होता है वो कौन कौन सी होती है? एक तो मेरा आउटर मोस्ट पार्ट, आउटर मोस्ट पार्ट। मैं आपको सारी चीजें एक साथ ही समझा दूंगा, आपको क्लियर नहीं। आउटर मोस्ट पार्ट, आउटर मोस्ट पार्ट से क्या मतलब है? आउटर मोस्ट पार्ट का मतलब मेरा मुंह है और मेरी नोज है, माउथ एंड नोज, ये आउटर मोस्ट पार्ट है। यहां से अगर कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए, यहां से कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए, मुंह और नोज इन दोनों को अगर हम क्लोज कर दें तो ये हमारा आउटर मोस्ट जो पोर्शन है वो ब्लॉक हो जाए। आउटर मोस्ट पोर्शन से थोड़ा सा अंदर जाते हैं हम, तो दूसरा क्या आता है? हमारी ओरल कैविटी आती है। ओरल कैविटी आती है कि नहीं आती? थोड़ा सा इससे अंदर जाएंगे तो हमारे जो नोज है उसकी ओपनिंग भी कहां होगी? माउथ में होगी। तो फिर क्या आएगा? हमारी ओरल कैविटी आएगी। ओरल कैविटी में अगर कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता तो वो भी रेस्पिरेटरी पैसेज ऑब्स्ट्रक्शन कहलाता है। और अगर हम इसको भी क्रॉस कर दें तो फिर नीचे हमारा आता है लैरिंक्स। अगर लैरिंक्स के लेवल पे कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए तो वो भी रेस्पिरेटरी पैसेज ऑब्स्ट्रक्शन में काउंट किया जाता है। बात समझ गए? अब क्या हुआ? कोई बंदा आया और उसने आकर के मेरे मुंह और नाक के ऊपर कपड़ा लगा दिया, मेरे मुंह और नाक के ऊपर कपड़ा लगा दिया। अब ये स्ट्रैंगुलेशन तो नहीं है, उसने मुंह और नाक पे कपड़ा लगा दिया मेरे, तो मुंह और नाक पे कपड़ा लगा दिया तो मुझे एस्फेक्सिया हो गया। तो ये जो ऑब्स्ट्रक्शन है, ये ऑब्स्ट्रक्शन कहां हुआ? आउटर मोस्ट पार्ट पे। ये ऑब्स्ट्रक्शन जो है वो कहां हुआ? आउटर मोस्ट पार्ट पे। और इस आउटर मोस्ट पार्ट पे जो ऑब्स्ट्रक्शन हुआ, इसको हम क्या नाम देते हैं? इसको हम कहते हैं स्मोदरिंग। स्मोदरिंग। तो स्मोदरिंग मींस अगर किसी पर्सन के डेथ पे पोस्टमार्टम रिपोर्ट में स्मोदरिंग लिखा है, इसका मतलब क्या हुआ कि इस बंदे के मुंह पे और नाक पे यहां से ऑब्स्ट्रक्शन हुआ है, चाहे वो किसी भी चीज के कारण हुआ, कुछ लगाया गया है, चाहे वो कपड़ा हो, चाहे वो कोई और चीज हो, कुछ भी हो, लेकिन ये ऑब्स्ट्रक्शन कहां क्रिएट हुआ है? ये ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट हुआ है आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी पैसेज, स्मोथ। नॉर्मली इससे क्या डिफाइन होता है? इससे क्या पता चलता है कि स्मोदरिंग है? तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब पेशेंट को होमिसाइड भी है, हो सकता है, और कुछ ऐसा भी हो सकता है कि कोई एक्सीडेंट हो गया, ऐसा भी हो सकता है कि कोई एक्सीडेंट हो गया हो जिसकी वजह से ये क्रिएट हुई। दोनों ही कंडीशन में स्मोदरिंग पॉसिबल है। इसके लिए दोनों प्रोबेबिलिटी बराबर बराबर बनती है कि हो सकता है किसी ने जानबूझ के दबा दिया से, या हो सकता है पेशेंट ऐसी जगह पे फॉल हो गया हो, ऐसी जगह पे कहीं गिर गया हो, या कोई ऐसा कोई एक्सीडेंट हो गया हो जिसके कारण पेशेंट जो है वो ब्रीथ नहीं कर पाया। तो दोनों पॉसिबिलिटीज में। दूसरा हमने कहा एक जो है वो ओरल कैविटी के लेवल पे भी होता है ऑब्स्ट्रक्शन, और ओरल कैविटी के
पोर्शन पे कैसे होता है? किसी आदमी ने कपड़ा लिया और मेरे मुंह में ठूस दिया, कपड़ा लिया और मेरे मुंह में ठूस दिया, तो जब कपड़ा मेरे मुंह में ठूस देगा कोई, तो मैं ब्रीथ कर पाऊंगा? नहीं कर पाऊंगा। ब्रीथ नहीं कर पाऊंगा तो क्या होगा? एस्फेक्सिया होगा। ब्रीथ नहीं कर पाऊंगा तो एस्फेक्सिया होगा। तो फिर हम इसको क्या कहेंगे? इसको हम कहते हैं गैगिंग। इसको क्या बोल देते हैं? गैगिंग। गैगिंग। तो गैगिंग दिखा है, इसका मतलब क्या हुआ कि पेशेंट के मुंह, पर्सन के मुंह में जो है वो कपड़ा डला हुआ था, उसके मुंह में कपड़ा था, जिसकी वजह से, या कोई ऐसी कोई चीज थी जिसकी वजह से जो है वो ब्रीथ नहीं कर पाया, क्योंकि पैसेज में ऑब्स्ट्रक्शन कहां था? ओरल कैविटी में था। तो ये केस जो है ये प्योरली होमिसाइडल केस। इससे क्या प्रूव हुआ कि ये होमिसाइडल केस है, कि कोई ना कोई बंदा था जिसने ये मर्डर किया है। गैगिंग इज ए टाइप ऑफ मर्डर। ये मर्डर किया है, पेशेंट का ओरल कैविटी जो था यहां से पैसेज उसका ब्लॉक नहीं, हाँ, यहां से पैसेज उसका ब्लॉक। तीसरा क्या होता है? तीसरा होता है जब लैरिंक्स के लेवल पे, यानी कि ओरल कैविटी से थोड़ा सा आप आगे जाएं, ओरल कैविटी से थोड़ा सा आगे जाएं और लैरिंक्स के लेवल पर जब ऑब्स्ट्रक्शन हुआ है, तो इस ऑब्स्ट्रक्शन को हम क्या कहते हैं? इसको कहते हैं चॉकिंग। इसको क्या बोल देते हैं? चॉकिंग। और ये चॉकिंग क्या शो करती है? कि लैरिंक्स के लेवल पर ऑब्स्ट्रक्शन हुआ है, लेकिन चॉकिंग कभी भी होमोसाइडल नहीं होती। क्यों नहीं होती? मैं कारण बताता हूं। ये एक्सीडेंटल होता है। ये क्या होता है? एक्सीडेंटल। एक्सीडेंटल कैसे होती है? कि अगर कोई पेशेंट जा रहा है, गाड़ी में जा रहा है, कहीं भी जा रहा है, कुछ खाना खा रहा है, कोई चीज खा रहा है, और अचानक उसका एक्सीडेंट हुआ, तो वो जो उसका जो बोलस था या उसका फूड का जो पोर्शन था, वो उसके रेस्पिरेटरी पैसेज में चला गया, और रेस्पिरेटरी पैसेज में जाने के बाद वो वहां से निकल नहीं पाया, उसको एस्फिक्सिया किया। अंदर से बाहर से आप फेरिंक्स तक नहीं पहुंच पाएंगे, आप ओरल कैविटी तक ही रुक जाएंगे, वहां से आप फेरिंक्स के लेवल तक नहीं जा पाएंगे। तो ये जो केस आता है नॉर्मली एक्सीडेंटल केस, ये जो केस होते हैं वो क्या होते हैं? एक्सीडेंटल केस। तो पूरे रेस्पिरेटरी पैसेज ऑब्स्ट्रक्शन को हम तीन तरीके से समझ सकते हैं। नंबर 1 स्मोथरिंग, नंबर 2 गैगिंग, एंड नंबर 3 चॉकिंग। क्लियर हो गया? चलिए आगे चलते। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है, और वो इंपॉर्टेंट चीज क्या आती है कि मैंने कहा था एक तो एक्सटर्नल कंप्रेशन नेक पे होता है, और दूसरा जो एक्सटर्नल कंप्रेशन है वो कहां पे मैंने बताया था आपको? मैंने कहा था चेस्ट पे होता है। दूसरा जो एक्सटर्नल कंप्रेशन है वो कहां होता है? चेस्ट के पोर्शन। तो अगर कोई बंदा है मेरे ऊपर, मैंने कहा था नितिन जैसा 70-80-90 किलो के वेट का बंदा जो है वो आकर के बैठ जाए, कितना होगा नितिन? 90 तक पहुंच गया होगा, तो बैठ जाए, तो फिर उसके बाद मेरा पैसेज बिल्कुल प्रॉपर है, मेरा पैसेज बिल्कुल ओके है, बाहर एनवायरनमेंट में O2 बिल्कुल प्रॉपर है, कोई इशू नहीं है, लेकिन मेरे लंग्स बिल्कुल फर्स्ट क्लास काम कर रहे हैं। लेकिन यहां पे क्या हो रहा है? किसी कारण से अगर मेरी चेस्ट एक्सपेंड नहीं कर पा रही, चेस्ट, लंग्स को क्या है? लंग्स को चाहिए चेस्ट एक्सपेंशन होगी तो लंग काम करेगा ना, चेस्ट एक्सपेंशन नहीं होगी तो लंग काम कैसे करेंगे? चेस्ट एक्सपेंशन रिक्वायर्ड है, लेकिन एक कंडीशन इन विच चेस्ट, अब यहां पे इंपॉर्टेंट क्या आया? यहां पे इंपॉर्टेंट क्या आया? यहां पे इंपॉर्टेंट आई चेस्ट, यहां पे इंपॉर्टेंट आई चेस्ट। in which chest wall cannot expand, a condition in which chest wall cannot expand। पहली चीज चेस्ट वॉल कैन नॉट एक्सपेंड, लेकिन ये पहली चीज है, लेकिन चेस्ट वॉल एक्सपेंड नहीं हुई, इसके कारण एक्सपेक्सिया,
चेस्ट चेस्ट अगर एक्सपेंड नहीं हुई, छोड़िए, आपको शायद मेरे हिसाब से आवाज आ रही होगी, मेरी वॉइस के लिए मुझे इसकी जरूरत नहीं है। चेस्ट अगर एक्सपेंड नहीं हुई तो इस चेस्ट एक्सपेंड नहीं होने को ही क्या हम चेस्ट कंप्रेशन मान लें? बिल्कुल नहीं मान सकते। इसमें भी हमारे साथ टर्म्स कंडीशन होती है। चेस्ट एक्सपेंड नहीं हुई ड्यू टू हाई वेट, ड्यू टू हाई वेट, हाई वेट नंबर ए, और ब्रोकन रिब्स। अगर चेस्ट के ऊपर कुछ हाई वेट आ गया है, जिस हाई वेट की वजह से जो है चेस्ट वॉल एक्सपेंड नहीं आ पा रही है, कोई और पैथोलॉजी नहीं है उसके अंदर, सिर्फ इस वजह से चेस्ट वॉल एक्सपेंड नहीं हो पा रही है क्योंकि हाई वेट हो गया है, या फिर ऐसा काम हुआ है जिससे उसकी रिब्स जो है वो ब्रेक हो गई, या फिर उसकी रिब्स ब्रेक हो गई है, वो हाई वेट के कारण भी हो सकती है। जैसा नॉर्मली के केसेस में मिलता है, जो भूकंप वगैरह आते हैं और कोई आदमी मकान के नीचे मलबे में दब जाता है और करता है, तो वहां क्या होता है, वहां चेस्ट कंप्रेशन होता है, वहां चेस्ट कंप्रेशन हमें मोस्टली देखने को मिलता है। तो उस चेस्ट कंप्रेशन के कारण जो है, अगर रोगी जो है वो अगर सांस नहीं ले पा रहा है या प्रॉपर ऑक्सीजन उसके अंदर नहीं जा रही है, तो इसको हम क्या बोल देते हैं, इसको हम बोल देते हैं चेस्ट कंप्रेशन एस्फेक्सिया कोज्ड बाय एक्सटर्नल चेस्ट कंप्रेशन। क्लियर होगी बात? नॉर्मली इसमें जो चीज देखने को आपको मिलती है, जो चेस्ट कंप्रेशन का केस होता है, चेस्ट कंप्रेशन जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाले जो स्टूडेंट हैं उनको कई एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी उनको ध्यान रखना चाहिए। चेस्ट कंप्रेशन में एक स्पेसिफिक पोजीशन आती है, चेस्ट कंप्रेशन में एक स्पेसिफिक पोजीशन आती है, और उस पोजीशन के होने के कारण भी एस्फेक्सिया हो जाता है। वो पोजीशन कैसी आती है कि अगर नॉर्मली क्या होता है कि पेशेंट जो है उसका और उसके उसके मुंह का और नी का जो एंगल है, उसके मुंह का और नी का जो एंगल है, अगर वो एंगल रिड्यूस हो जाता है किसी वजह से, सपोज करिए पेशेंट है उल्टा लेटा है, ये उसका सिर है और ये ऐसे उल्टा लेटा है और ये इसके पैर है, ठीक है, ये इसका पैर है, ये उल्टा लेटा हुआ है, ये कोई प्लेटफॉर्म होगा, ये कोई प्लेटफॉर्म, एक कंडीशन ये है। एक कंडीशन में क्या हुआ कि ये प्लेटफॉर्म है, ये प्लेटफॉर्म है और उसमें पेशेंट लेटा हुआ है, ये उसका हेड है, ये उसका बॉडी है और ये उसकी टांग है, ये उसकी टांग है। समझ गया बात? डायग्राम पे मत जाइएगा, जो मैं बात बोल रहा हूं बात को समझने की कोशिश करिए। यहां इसके नी का और इसका जो एंगल है वो एंगल नजदीक आ गया। इसकी वजह से होता क्या है, इसकी वजह से ये होता है कि नॉर्मल जब हम फिनोमिना में देखते हैं तो जो लंग का लेवल होता है वो लेवल डायफ्राम के लेवल से नीचे होता है। लंग का जो लेवल होता है वो, अगर ये हमारा डायफ्राम है, अगर ये हमारा डायफ्राम है तो हमारा जो लंग है वो यहां तक जाएगा। ये जो लंग का लेवल है, इस लेवल से, लंग के लेवल से नीचे रहे, डायफ्राम के लेवल से नीचे रहता है। अगर ऐसी कंडीशन आ जाती है तो जब डायफ्राम के लेवल से ऊपर चला जाता है लंग, किसी भी कारण से डायफ्राम के लेवल से लंग नीचे चला जाता है, तो डायफ्राम जो है वो इसकी लंग की सपोर्ट नहीं कर पाता ब्रीदिंग। डायफ्राम क्या करेगा, ब्रीदिंग में उसकी सपोर्ट नहीं कर पाएगा, और ब्रीदिंग में सपोर्ट नहीं करेगा तो एक्सपेंशन नहीं होगा चेस्ट का, और चेस्ट का एक्सपेंशन नहीं होगा तो पेशेंट जो है उसको एस्फेक्सिया होगा। इसको कहते हैं, क्योंकि ये एस्फेक्सिया कोज हुआ है पोजीशन के कारण, एक स्पेसिफिक पोजीशन के कारण एस्फेक्सिया कोज हुआ है, इसको हम पोजीशनल एस्फेक्सिया कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, पोजीशनल एस्फेक्सिया। इसको हम बोलते हैं पोजीशनल एस्फेक्सिया। और ये जो पोजीशन है, ये जो पोजीशन है, इस पोजीशन को क्या बोलते हैं, जैक नाइफ पोजीशन। इसको क्या बोल देते हैं, जैक नाइफ पोजीशन, जैक नाइफ पोजीशन। अब एग्जाम में क्वेश्चन ये आ सकता है
कि ये जो जैक नाइफ पोजीशन होती है इसकी वजह से कौन सा एस्फेक्सिया होता है, तो आपको राइट आंसर क्लिक करके आना है पोजिशनल एस्फेक्सिया। कौन सा होता है? पोजिशनल एस्फेक्सिया। ये एक कॉमन सा क्वेश्चन है जो इसमें से एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से निकल के आ सकता है। ठीक, चलिए इसमें इतनी कहानी है। इसके बाद हमारा अगले टॉपिक पे चलते हैं। और एक हमने कहा था कि अंदर किसी तरीके का कोई फ्लूइड चला जाए और उसकी वजह से रेस्पिरेटरी पैसेज जो है वो ब्लॉक हो जाए, तो वो उसमें हमने क्या लिया था? ड्राउनिंग। अब इसकी डेफिनेशन समझिएगा। डेफिनेशन समझेंगे तो दो बात और भी निकलते हैं। ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी पैसेज ड्यू टू फ्लूइड। रेस्पिरेटरी पैसेज का ऑब्स्ट्रक्शन हो जाना किसके कारण? ड्यू टू फ्लूइड। ड्यू टू फ्लूइड। अब ये जो कोई फ्लूइड है, कोई भी फ्लूइड है, ड्राउनिंग का मतलब डूबना नहीं होता। फोरेंसिक की लैंग्वेज में ड्राउनिंग का मतलब डूबना नहीं होता। ऐसा नहीं होता कि कोई बहुत बड़ा स्विमिंग पूल है या कोई नहर है, उसमें बंदे ने छलांग लगा दी और वो डूब गया, तो इसको ड्राउनिंग। ड्राउनिंग का मतलब ये नहीं होता। ड्राउनिंग का मतलब ये है कि कोई भी फ्लूइड के कारण, किसी भी फ्लूइड के कारण अगर आपका रेस्पिरेटरी पैसेज ब्लॉक हुआ है तो उसको हम ड्राउनिंग ही कहेंगे। सपोज करिए कोई पानी की बाल्टी ले आया और उसे पकड़ के मेरा सिर उसके अंदर डाल दिया, तो मैं डूब तो नहीं गया, लेकिन मेरा रेस्पिरेटरी पैसेज जो है वो ब्लॉक हो गया उस फ्लूइड के कारण। तो ये जो है ये भी ड्राउनिंग ही है। ये भी ड्राउनिंग ही है। ये इसको किस में काउंट करेंगे? ड्राउनिंग में काउंट करेंगे। तो ड्राउनिंग क्या होता है? ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी पैसेज विद फ्लूइड। क्लियर हो गया? अब ये जो ड्राउनिंग है इसको भी हम दो पार्ट में डिवाइड करके स्टडी करते हैं। कौन सा? नंबर वन टिपिकल एंड नंबर 2 एटिपिकल। टिपिकल एंड एटिपिकल। अब ये टिपिकल क्या है और एटिपिकल क्या है? देखिए सिंपल बात है। टिपिकल क्या होगी कि पेशेंट को पानी के अंदर डाल दिया। कोई पेशेंट है, कोई पर्सन है, उसको सपोज करिए कोई तैरना वैरना नहीं आता, कुछ नहीं आता, वो पानी के अंदर चला गया, पानी के अंदर किसी तरीके से उसने छलांग लगा दी। तो छलांग लगाएगा तो मोस्टली उसकी जो एक्टिविटी होंगी, क्योंकि उसको तैरना नहीं आ रहा है, तो बहुत सारा फ्लूइड जो है वो अंदर चला जाएगा। पेशेंट को बहुत सारा फ्लूइड क्या करेगा? अंदर चला जाएगा। और अंदर चला जाएगा तो जब उस पेशेंट को आप जब पोस्टमार्टम के लिए लेके जाएंगे तो वो अंदर इतना फ्लूइड होगा कि हम उसको कहते हैं वेट। क्या बोल देते हैं? वेट। तो अगर वेट होगा इसका मतलब वो जो ड्राउनिंग हुई है वो टिपिकल है। वो क्या है? टिपिकल है। तो टिपिकल ड्राउनिंग। लेकिन कुछ और कंडीशन भी होती हैं। क्या कंडीशन होती है? कंडीशन नंबर 1, कंडीशन ये होती है कि कोई एक बंदा है जो बहुत अच्छे से तैरना जानता है, बहुत अच्छे से तैरना जानता है, वो पानी के अंदर कूद गया किसी तरीके से, सपोज करिए कूद गया, तो नॉर्मली वो क्या करेगा? पानी उसके मुंह के अंदर नहीं जाएगा, उसके रेस्पिरेटरी पैसेज में नहीं जाएगा, वो पानी को कंट्रोल करके रखेगा, पानी अंदर नहीं जाए। कैसे? किस वजह से नहीं जाता? तो जब अंदर पानी जाने लगेगा, पेशेंट जब डूबने लगेगा, वो डूबता तो है ही नहीं है, नॉर्मली वैसे नहीं डूबता है, लेकिन क्या होगा कि पानी का फ्लो जब अंदर जाने लगेगा तो उसको लैरिंजियल स्पाज्म हो जाता है। लैरिंजियल स्पाज्म। और वो लैरिंजियल स्पाज्म जो है वो पानी को अंदर एंटर नहीं करने देगा जब तक कि उसकी डेथ नहीं हो जाती।
जब उस पर्सन की डेथ हो गई, तो डेथ होने के बाद क्योंकि स्पाज्म खत्म हो जाता है, तो थोड़ा सा पानी जो है, थोड़ा सा फ्लूइड जो है वो बॉडी के अंदर जाएगा, लेकिन इसके कंपैरेटिवली बहुत कम फ्लूइड आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। इसको हम क्या बोल देते हैं? इसको हम बोल देते हैं ड्राई एटिपिकल ड्राउनिंग। ड्राई एटिपिकल ड्राउनिंग। तो ड्राई एटिपिकल का मतलब क्या हुआ कि उस पर्सन का जो है, वो जो फ्लूइड जो अंदर गया है, वो फ्लूइड इतना ज्यादा अंदर नहीं गया है, ठीक है। और दूसरा जो इंपॉर्टेंट आता है इसमें, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं इमर्सन सिंड्रोम। उसको क्या बोलते हैं? इमर्सन सिंड्रोम। ये इमर्सन सिंड्रोम हमें कहां देखने को मिलता है? इमर्सन सिंड्रोम। अब देखिए, एक को यह बहुत अच्छा तैराक है, बहुत अच्छा तैरने वाला है, बहुत बढ़िया तैरने वाला है, हाँ बहुत बढ़िया तैरने वाला है, तैराक है एक नंबर का। वो अचानक पानी में कूदता है, छलांग लगाता है, अचानक पानी में छलांग लगाता है। पानी में छलांग लगाता है तो वो क्या देखता है कि जो पानी है, वो पानी बहुत ज्यादा चिल्ड है। उसने पहले देखा नहीं पानी को, उसने कहा मुझे तैरना तो आता ही है, चाहे कैसा भी है, मुझे क्या फर्क पड़ता है। वो कूद जाएगा, पानी में कूद गया। पानी में कूदने के बाद उसको पता चलेगा कि यार पानी तो बहुत ज्यादा चिल्ड है। तो जैसे ही पानी उसकी कान को, उसकी नोज को टच करेगा, फेस को टच करेगा, तो वेगस नर्व इरिटेट हो जाएगा। क्या होगा? वेगस इरिटेट हो। तो यहां पे वेगल इरिटेशन देखने को मिलेगा, पहली चीज वेगल इरिटेशन। अब वेगस नर्व इरिटेट होगी तो फिर क्या होगा? वो आपको हमने पहले भी बताया है कि वेगस नर्व जब इरिटेट होगी तो उस वेगस नर्व क्या होती है? पैरासिम्पैथेटिक टू हार्ट। आपको ध्यान रखना, वेगस नर्व इरिटेट होगी, हार्ट बीट स्लो होगी। वेगस नर्व रिलैक्स करेगी, हार्ट बीट जो है, हार्ट रेट जो है वो आपकी बढ़ेगी। तो तुरंत वेगस इरिटेशन हुआ। वेगल इरिटेशन होने से क्या हुआ? क्योंकि हार्ट के सिंपैथेटिक है, तो हार्ट रेट बिल्कुल एकदम डिक्रीज हो जाएगी, तुरंत हार्ट रेट जो है वो डिक्रीज हो जाएगी, सडन हार्ट रेट डिक्रीज हो जाएगी, हार्ट रेट डिक्रीज। और हार्ट रेट जब डिक्रीज हो जाएगी, तो डिक्रीज होने से क्या होगा? पेशेंट को कार्डियक अरेस्ट होगा। पेशेंट को क्या होगा? कार्डियक अरेस्ट होगा, कार्डियक अरेस्ट, कार्डियक अरेस्ट। और ये जो कार्डियक अरेस्ट होगा, इसको हम एक पर्टिकुलर टर्म के नाम से जानते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्स कार्डियक इनहिबिशन। इसको क्या बोल देते हैं? रिफ्लेक्स कार्डियक इनहिबिशन। रिफ्लेक्स कार्डियक इनहिबिशन। एक्चुअली ये क्या कहलाता है? इमर्सन सिंड्रोम कहलाता है। पेशेंट बहुत अच्छा तैराक है, पेशेंट बहुत अच्छा तैरना जानता है, लेकिन अगर उसका वेगल इरिटेशन हो गया, सडन वेगल इरिटेशन हो गया, तो उस सडन वेगल इरिटेशन से पेशेंट को कार्डियक अरेस्ट हो सकता है और पेशेंट की जो है वो डेथ हो सकती है। तो यहां डेथ फिर भी किससे हुई? कार्डियक अरेस्ट से हुई। आपने देखा होगा एक जो लोग पीजीडीजी की तैयारी करते हैं, एक बड़े हमारे एक वो थे टीचर जिनकी गाइड आज भी बहुत अच्छे से चलती है, उनके साथ क्या हुआ था कि वो स्विमिंग पूल में नहाने गए थे, वहां कार्डियक अरेस्ट हुआ। तो वहां क्या होता है कि आप तैरना बहुत अच्छे से जानते हैं, लेकिन जैसे ही आपने पानी देखा नहीं, हाथ लगाया नहीं, कुछ नहीं किया, आप सीधा जाके पानी में कूद गए, और पानी इतना ठंडा था, इतना चिल्ड था कि आपका वेगस इरिटेशन हो गया, और जैसे ही वेगस इरिटेशन हुआ, आपका हार्ट रेट तुरंत स्लो हुआ, डिक्रीज हुआ, और आपको कार्डियक अरेस्ट हो गया। ये वे ड्राउनिंग में ही काउंट करते हैं, लेकिन ये जो ड्राउनिंग होती है, ये क्या होती है? इमर्सन सिंड्रोम एटिपिकल ड्राउनिंग। इसको क्या बोलते हैं? इमर्सन सिंड्रोम एटिपिकल ड्राउनिंग। तो जो ड्राउनिंग होती है, एक सेकेंडरी भी होती है, उसको छोड़ दीजिए। ड्राउनिंग होती है, उसको दो पार्ट में हम डिवाइड करते हैं, टिपिकल होती है, एटिपिकल होती है। टिपिकल हमें वेट मिलती है,
उसके अंदर से फ्लूइड मिलता है खूब सारा। एटिपिकल में हमें फ्लूइड कम मिलता है, बहुत कम मिलता है। इसमें भी फ्लूइड कब मिलेगा? जब बिल्कुल लास्ट में पेशेंट का डेथ हो जाता है, उसके बाद थोड़ा बहुत फ्लूइड अंदर जाता है। इसमें ड्राई मिलेगा आपको, इसमें क्या मिलेगा? ड्राई मिलेगा। और जिन लोगों को ड्राउनिंग जो है वो कार्डिक ड्राउनिंग के थ्रू कार्डियक अरेस्ट हुआ है, तो वो इमर्सन सिंड्रोम एटिपिकल टाइप कहे जाते हैं। ये बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज है जो हमारे स्टूडेंट में होनी चाहिए, ठीक है। अब आप एक बात और देखिए, इसमें एक लोचा और फंसता है। जब हम फोरेंसिक के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं, फोरेंसिक के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं, तो हम ये कहते हैं कि जो पेशेंट का डेथ हुआ है, जिसको हम कहते हैं ड्राउनिंग। अब आप सपोज करिए कि कोई बॉडी मिली है और जो स्विमिंग पूल में है या कोई नहर में कोई बॉडी मिली है, तो आपको ये भी देखना है एज ए फोरेंसिक एक्सपर्ट कि इसको इसकी डेथ पहले करके फिर इसको पानी में डाल दिया था या पानी में डूबने से इसकी डेथ हुई। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट एक एस्पेक्ट आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। और मैं इनकी बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपका पीजी के एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। मेन एग्जाम में ये नहीं आएगा, आपको बेफिक्र रहें, इतना डीपली वो नहीं पूछते। मेन एग्जाम में सिर्फ आपको जो है वो ज्यादा से ज्यादा ड्राउनिंग का पूछेंगे तो 5 मार्क्स की क्वेश्चन पूछ लेंगे, या फिर आपको टोटल कंप्लीट ओवरऑल अगर पूछेंगे तो वो आपका बड़ा क्वेश्चन आ जाता है, जिसमें कंप्लीट ओवरऑल आपको एस्पेक्ट्स या बताना होता है। लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम वालों को थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए कि एज ए फोरेंसिक एक्सपर्ट आपको पता होना चाहिए कि इसकी जो डेथ हुई है वो कौन सी हुई है, एंटीमार्टम पोस्टमार्टम, यानी कि उसकी जो डेथ हुई है वो डेथ उसको पहले उसको मारा गया है, उसके बाद उसको पानी में डाला गया है, या पानी में डालने से, पानी में डूबने से उसकी मौत हुई है, उसकी डेथ जो है वो पानी में डूबने से हुई। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट साइन होता है, एक बहुत इंपॉर्टेंट साइन होता है जो हमें मिलता है, जो ये दिखाता है कि पेशेंट की एक्चुअल में डूबने से मौत हुई, एक्चुअल में डूबने से मौत हुई। वो साइन क्या होता है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं कैडेवरिक स्पाज्म। उसको क्या बोला जाता है? कैडेवरिक स्पाज्म। कैडेवरिक स्पाज्म। कैडेवरिक स्पाज्म क्या होता है? नॉर्मल फिनोमेना होता है, नॉर्मल फिनोमेना होता है कि जब किसी पेशेंट को आप किसी पर्सन को आपने पानी में धक्का दे दिया, वो पानी में डूब रहा है, पानी में वो डूब रहा है, तो डूबते हुए क्या करेगा? डूबता जब उसको कोई सहारा नहीं मिलता तो वो क्या करता है? वो हाथ पैर मारता है, हाथ जोर जोर से मारेगा, क्योंकि वो अपने आप को डूबने तो देगा नहीं कि चल भाई डूब रहा हूं तो कोई बात नहीं, चलो डूब जाता हूं। वो जोर जोर से ऐसे हाथ मारेगा, हाथ मारेगा, हाथ मारेगा, तो उसका जो आर्म का जो एटीपी है वो कंज्यूम हो जाएगा सारा का सारा, अपर पोर्शन का उसका एटीपी, क्योंकि वो बहुत तेजी से अपने मूवमेंट कराएगा, बहुत तेजी से मूवमेंट कराएगा। तो ये जो उसकी मसल आएगी, जो उसकी अपर आर्म की जो मसल होगी, वो मसल आपको रिजिड मिलेगी। अपर आर्म की जो मसल है वो मसल क्या मिलेगी? रिजिड मिलेगी, उसमें रिजिडिटी आपको देखने को मिलेगी, रिजिड मिलेगी, नंबर 1। और नंबर 2, एक नॉर्मल फिनोमेना होता है कि जब आदमी डूब रहा होता है तो वो ऐसे यूं बिना दिखे ऐसे हाथ मारता है, ऐसे ऐसे कुछ पकड़ने की कोशिश करता है कि यार कुछ ना कुछ मेरे हाथ में आ जाए और मैं बच जाऊं। तो नॉर्मली जब ऐसी बॉडी मिलती है तो उसका जो ये हाथ है, ये हाथ आपको या तो बंद मिलेगा या इस तरीके से मिलेगा। ड्राउनिंग में पेशेंट का पर्सन का हाथ या तो उसका फिस्ट क्लोज मिलेगा, क्लिंचिंग बोलते, क्लिंचिंग, या तो फिस्ट उसका क्लोज मिलेगा या वो अबाउट टू क्लोज मिलेगा, यानी कि फ्लैट आपको हाथ देखने को नहीं मिलेगा कभी भी ऐसे पर्सन में जो डूब रहा होता है। क्लियर हो गया? तो ये जो 2 सिम्टम बताए हैं, रिजिडिटी एंड क्लिंचिंग, ये दोनों आपको अगर मिल जाते हैं तो आप ये समझिए कि इस पेशेंट को एक्चुअल में डूबने से डेथ हुई है। अगर ये आपको नहीं मिलते हैं, ये साइन सिम्टम आपको नहीं मिलते, एक फ्रोदिंग भी होता है, उसको छोड़ दीजिए, लेकिन ये बेसिक जो एग्जाम में आने लायक होता है कि रिजिडिटी होती है और क्लिंचिंग देखने को मिलती है। इसका मतलब ये हुआ, ये जो साइन है, इन साइन को हम कहते हैं कैडेवरिक स्पाज्म। इसको हम क्या बोल देते हैं? कैडेवरिक स्पाज्म बोल देते हैं। तो नॉर्मली ये दिखाते हैं कि पेशेंट की एक्चुअल में ड्राउनिंग से डेथ हुई, पेशेंट की एक्चुअल में ड्राउनिंग से डेथ हुई है। तो ये जो हमारा टॉपिक था, इसमें कोई आपको कंफ्यूजन है, कोई चीज आपको समझ में नहीं आई है एस्फेक्सिया के रिगार्डिंग, तो आप मेरे से पूछ सकते हैं।